जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, हर साल हजारों एस्पिरेंट्स हमारी इस वीडियो का वेट करते हैं और हर साल हम ये वीडियो बनाते हैं, और वेट करें भी क्यों ना, हर साल आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन इस वीडियो से डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। यूपीएससी प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे अपना फोकस बढ़ा रही है। अभी सिविल सर्विसेज में हमें 12 क्वेश्चन देखने को मिले, सीडीएस में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, और पिछले 3 सालों का अगर ट्रेंड देखें सीएपीएफ में तो 5 से 6 क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस पे देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है, सर मुझे चीजें याद नहीं होती, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप चीजों को याद रख पाए। अबाउट अस, हम पिछले 10 सालों से डेडिकेटली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। इट शोज अवर क्रेडिबिलिटी एंड द स्पेशलाइजेशन। जितने भी मैंने डिफेंस डायलॉग्स में पार्टिसिपेट किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस बेस्ड डायलॉग्स में पार्टिसिपेट किया है, उन सारी चीजों की नॉलेज आज मैं इस वीडियो के माध्यम से समराइज करके आपको बताऊंगा, जिससे आप एक अच्छा स्कोर पेपर 1 में भी कर पाएं और उसको पेपर 2 में भी यूटिलाइज कर पाएं। पेपर 2 को लेके बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, तो यू पीपल कैन ओप दिस बुक। इसमें 135 टॉपिक्स हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो 18 टॉपिक्स हैं दोस्त। इनसे बाहर चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई कैंडिडेट ये बुक अच्छे से पढ़ लेता है तो 95 प्लस स्कोर कर सकता है पेपर 2 में, और यूपीएससी कुछ भी ऐसे पूछ ले वो लिख पाएगा। हर एक थीम इसमें कवर की गई है। इसके अलावा 6 के 6 कंपोनेंट्स इसमें कवर हैं। एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, प्रीसीज, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर पार्ट। हार्ड कॉपी बुक में आपके घर पे डिलीवर होगी। फिर भी कोई डाउट आता है, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पेपर 1 को रिवाइज करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, पेपर 1 की सारी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी। पेपर 2 के रिगार्डिंग डाउट है, वो सारे डाउट्स रिजोल्व हो जाएंगे जब पेपर 2 की प्लेलिस्ट आप देखेंगे। अब बात आती है कि क्या सिर्फ वीडियोस देखने से मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, तो आंसर है नो। आपको पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे, आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम 30 में से हमारा नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज रहेगा, टोटल 7 टेस्ट इसमें है। 7 पेपर 1 के, 7 पेपर 2 के। पेपर 2 के सारे टेस्ट इवेलुएट होंगे बाय एन एक्सपर्ट। दोस्त, आप पेपर 2 खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं और किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पेपर 2 इस जर्नी में एक गेम चेंजर का काम करता है। अब बात आती है कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, क्या उसके लिए कोई पैसा देना है? आंसर है नो। आप एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करेंगे और फ्री पीडीएफ आपको वहां पे कॉलम दिखेगा, उसमें जब जाएंगे तो वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा सकते हैं। सब चीजें आप फ्री में दे रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी रहेगी उसकी। दोस्त, एक बार देखो वीडियो को, पीडीएफ देखो एक बार। ऐसी पीडीएफ, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे क्या, पेड कोर्स में भी नहीं मिल पाएगी किसी के। अब जिन कैंडिडेट्स को हम पे ट्रस्ट है, दे कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में कंप्लीटली लिखना मत भूलिएगा, अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। जो कैंडिडेट्स रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें अच्छे से पहचानता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कैंडिडेट लास्ट 19 जुलाई तक साथ में खड़ा है, कौन बीच में भाग गया, कौन खड़ा है। तो चलिए चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस करेंगे। पीडीएफ की बात करें तो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इसमें, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं। आप एवीकेएस एकेडमी की ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे फ्री पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो, कोई पैसा नहीं देना है उस चीज़ का। मीनवाइल वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बताऊंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा, उसको साथ ही साथ नोट करते रहना क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से भी बनेंगे। इसके अलावा पेपर 2 में कैसे यूटिलाइज करना है इस इन्फॉर्मेशन को, वो भी साथ ही साथ बताऊंगा। रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि यूपीएससी का काफ़ी फोकस बढ़ा है इंटरनेशनल रिलेशंस पे। सीएससी में 12 क्वेश्चन आए, सीडीएस में 4 से 5 क्वेश्चन, सीएपीएफ में हर साल 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। मीनवाइल हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी कवर करेंगे क्योंकि पास्ट में क्वेश्चंस वहाँ से भी बने हैं, तो आपको बस फोकस के साथ इसको सुनना है। जो ट्रिक्स हैं वो भी मैं बताता चलूँगा कि मेंबर्स के नाम याद करने में दिक्कत आती है तो उनको कैसे याद करें। अब चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने है ब्रिक्स। थोड़ा पास्ट देखते हैं। एक्चुअली वर्ल्ड लेवल पे G7 और G8, जी मतलब ग्रुप, इन कंट्रीज़ की रेगुलर मीटिंग हो रही थी। तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ थी उनके माइंड में आया कि क्यों ना हमें भी एक साथ मिलकर ऐसा ग्रुप फॉर्म करना चाहिए और हम भी रेगुलर बेसिस पे मीटिंग करें। तो एक पर्सन थे, जिम ओ'नील। 2001 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि ब्रिक बनाना चाहिए 4 कंट्रीज़ को मिलके। तो 4 कंट्रीज़ ने इस पे काम करना स्टार्ट किया। 2006 में एजेंडा फिर से प्रपोज किया और 2009 में फर्स्ट समिट हुई इसकी। फर्स्ट समिट हुई रशिया में। फिर इन्होंने कहा कि क्यों ना हमें इसे एक्सपेंड करना चाहिए और अदर कंट्रीज़ को भी इन्वाइट करना चाहिए। तो इन्होंने फोकस किया साउथ अफ्रीका पे क्योंकि वो भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो 2010 में साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बना और 2011 में उसने फर्स्ट समिट इसकी अटेंड की। साउथ अफ्रीका की फर्स्ट समिट थी वो। अब इसका कोई पर्टिकुलर हेडक्वार्टर नहीं है और इसके मेंबर्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसके मेंबर्स एक्सपेंड हो चुके हैं। इनिशियली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका थे, लेकिन रिसेंट में एक्सपेंशन देखने को मिला है, जैसे यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया इसके मेंबर्स हैं। हालांकि इस पर अभी कंट्रोवर्सी है
इस पर बहुत डायलमा है, सऊदी अरेबिया इसका मेंबर है या नहीं है। अब ब्रिक्स की ऑफिशियल साइट पे जाओगे, मैं किसी आईएएस अकेडमी के नहीं बोल रहा हूँ, ब्रिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आप पाओगे कि सऊदी अरेबिया इसका मेंबर है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब इसके एक्सपेंशन की बात चली थी तो इन कंट्रीज़ ने तो कंफर्म कर दिया था हम इसके मेंबर, और इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था। 2024 में और 25 में ज्वाइन करना था सऊदी अरेबिया एंड अर्जेंटीना को भी। अर्जेंटीना तो मना कर गया, अर्जेंटीना को जब इनवाइट किया, अर्जेंटीना बोला नहीं मैं इसका मेंबर नहीं बनूंगा। सऊदी अरेबिया ने बोला इनिशियली कि मैं इसका मेंबर बनूंगा, लेकिन किसी भी मीटिंग में आया नहीं। तो जब उनसे पूछा गया कि आप इसकी मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हो, आप इसका पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो, तो तब उसने कहा कि मैं अभी रीथिंक कर रहा हूँ अपने इस डिसीजन को कि मुझे इसका मेंबर बनना भी है या नहीं बनना है। तो ब्रिक्स जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मानती है कि सऊदी अरेबिया इसका मेंबर है। अब बात आती है इंडिया की कि इंडिया क्या मानता है। जब आप पीआईबी के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, मैं न्यूज़पेपर नहीं बोल रहा हूँ, जो अभी हाल ही में जो पीआईबी जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी डिस्क्लेमर दिया है कि हम गवर्नमेंट वेबसाइट से पीआईबी से क्वेश्चंस पूछते हैं और मेरा सोर्स भी वही रहता है, वो स्टार्टिंग से मेरा सोर्स वही रहा है। तो ऐसे में अब पीआईबी के आर्टिकल्स जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स में तो सऊदी अरेबिया को मेंबर दिखाया गया है और कुछ आर्टिकल्स में उसके बारे में मेंशन नहीं है। तो ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल है कि सऊदी अरेबिया इसका मेंबर है या नहीं है। मैं यहाँ पे ऑफिशियल स्टैंड के साथ जा रहा हूँ। अब आपकी मर्जी, आप सऊदी अरेबिया को मेंबर मानते हो नहीं मानते हो। बाकी जो ये इंडोनेशिया वगैरह है ये कन्फर्म्ड है। मुझे ऐसा लगता है इस पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि सऊदी अरेबिया मेंबर है या नहीं है। हो सकता है ये पूछे लेटेस्ट मेंबर कौन है, तो आंसर है इंडोनेशिया। और हो सकता है कि अदर क्वेश्चंस पूछे, जैसे इन्होंने मिलकर एक बैंक बनाया एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो वो उसके बारे में बात हो सकती है। ये रिफॉर्म की बात करते हैं यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की में। एक्चुअली ये इकट्ठे हुए क्यों, इसका रीज़न है कि जो 21st सेंचुरी है वो एशियन सेंचुरी है और मीनवाइल वो इमर्जिंग इकोनॉमी की सेंचुरी है और प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर काफ़ी चेंज हो रहा है। तो ऐसे में इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। और यूपीएससी भी आप देखेंगे क्वेश्चन ज़्यादा रीजनल जो फोरम्स बनी हुई हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रही है। ये ओवरऑल 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जीडीपी वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि ग्लोबल लेवल पे रिफॉर्म होने चाहिए गवर्नेंस में, क्योंकि प्रेजेंट जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है और साउथ साउथ कोऑपरेशन पे फोकस होना चाहिए। इसके लिए वेरियस स्टेप्स उठाते हैं, जैसे क्लाइमेट फाइनेंस की बात होती है और मल्टीलेटरल गारंटीज दी जाती हैं, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म की बात होती है। और ये कह रहे हैं जैसे डॉलर है उसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है, हमें जो हमारी करेंसीज हैं, न्यू करेंसीज अब पे फोकस करने का समय है पूरे वर्ल्ड में। हमें जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उसको खत्म करना होगा और जितने भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें वेस्टर्न डोमिनेंस है, उनमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। यूएन में रिफॉर्म की नीड है। यही क्वेश्चन हमारे पेपर 2 में आर्गुमेंट के फॉर्म में भी बना कि यूएन की अभी कोई वैल्यू नहीं रही है, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। पास्ट में ये आर्गुमेंट देखा गया। अब जैसे कि मैंने बताया, मिलकर इन्होंने बैंक बनाया, दैट इज़ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर पास में पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। इसकी जो डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ था ना, वो हुआ था 2012 में, न्यू दिल्ली में समिट हुई थी 2012 में ब्रिक्स की। एक्सपेंशन की बहुत लेट सोचा, 2024 में सोचा। कि क्यों 2024 में क्यों सोचा, बीच में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि कोविड-19 के बाद जो वर्ल्ड में इतना टर्मोइल देखने को मिला, रशिया यूक्रेन इशू हुआ, हम देख रहे हैं कि अभी इजराइल पैलेस्टीन का इशू हो रहा है, यूएसए ईरान का इशू हो रहा है, मीनवाइल इंडिया पाकिस्तान के क्लैश हुए, इंडिया चाइना के क्लैश हुए। ऐसे में वर्ल्ड में काफ़ी अनसर्टेनिटी है और अब जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो कॉमन माइंडसेट के ग्रुप्स हैं या कंट्रीज़ हैं, उनको एक साथ आके काम करना होगा और वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर करना होगा। तो रिसेंट टाइम में एक्सपेंशन देखने को मिला। ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर क्वाड का आपको एक्सपेंशन देखने को मिले, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये ऐसे ही रिकमेंडेशंस भी आती हैं। वापस न्यू डेवलपमेंट बैंक पे बात करते हैं। 2012 में ये आइडिया जनरेट हुआ कि ऐसा बैंक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के जो भी ग्रुप हैं उसमें 5 आते हैं, तो इनमें वेस्टर्न डोमिनेंस, वेस्टर्न में यूएसए या फिर ईयू, इनका डोमिनेंस देखने को मिलता है। इसको काउंटर करने के लिए खुद का बैंक होना चाहिए हमारे पास। तो 2014 में ब्राज़ील में समिट चल रही थी, वहाँ पे ये फाइनल हुआ कि हाँ बैंक बनाना है हमें, और उसको बोलते हैं फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। पास्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर ब्रिक्स। ये ब्राज़ील में एक जगह है फोर्टलेजा। अच्छा, रोटेशन बेसिस पे इनकी मीटिंग होती है। तो ये कंफर्म हुआ 2014 में, 2014 में। तो 2015 में ये स्टार्ट हो गया बैंक और 2016 में फुल फ्लैज इस्टेब्लिश हो गया। अब बात आती है इसके मेंबर कौन बनेगा। बोला यूएन का जो भी मेंबर है वो इसका मेंबर बन सकता है। जो लेटेस्ट इसका मेंबर बना है दैट इज द अल्जीरिया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि लेटेस्ट मेंबर कौन बना है। इन्होंने पैसे इकट्ठा किया कि $100 बिलियन हम ऑथराइज करते हैं और इक्वल शेयर रहेंगे, ठीक है। लेकिन वोटिंग पावर जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके पास 55% से ज़्यादा रहेगी। फर्स्ट इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होंगे वो केवी कामत थे भारत के। अब बात आती है G20 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भारत ने इसकी प्रेसिडेंसी की 2023 में, डायरेक्ट ऐसे हमारे एग्जाम में बना कि इंडिया इमर्जिंग लीडर के रूप में सामने आ रहा है इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। इस पर ऐसे लिखो। साथ के साथ इंडियन डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन भी पूछा पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब उस साल 2 ऐसे आए इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। और इसका पेपर 1 में और सीएससी के क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन बन लिया। जी मतलब ग्रुप ऑफ 20।
1999 में बना। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, बोला इसको टैकल करने के लिए अब डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस दोनों को एक साथ आके एक मंच पे काम करना होगा। फिर 2008 से इसकी रेगुलर समिट होने स्टार्ट हुई। इसका कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है। आप जीडीपी वाइज देखोगे तो वर्ल्ड की 85% जीडीपी ये कंसिस्ट करता है, और ट्रेड वाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 75% ट्रेड होता है इन कंट्रीज़ के बीच में, और 2/3 पॉपुलेशन है। जो ये वर्ड है ट्रोइका, इसका मतलब होता है तीन, जो फॉर्मर है, जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है, कि ये कहाँ कहाँ सबमिट होगी इनकी। 2025 में साउथ अफ्रीका में, 26 में यूएस में, 27 में यूके में। तो इन जो ट्राइका है इनका काम होता है एजेंडा सेट करने का, कि क्या एजेंडा रखना है, क्या थीम होगी, क्या प्रायोरिटी होगी, क्या गोल होंगे। शेरपास जो वर्ड है, शेरपास का मतलब होता है दे आर द पर्सनल एमिसरीज ऑफ लीडर, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लीडर को। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीडर्स भी बोल सकते हो आप इस चीज़ को। तो जो एक चैनल का काम करते हैं लीडर्स और ऑफिशियल्स के बीच में, फर्दर ये ऑपरेशनल ट्रैक देखता है और एजेंडा कंटिन्यू करता है। इसमें मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स और इसके मेंबर्स। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे आपको पता ही है, विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना है, क्लाइमेट पे फोकस करना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, जो पूरे ग्लोबल इंटरेस्ट को फुलफिल करे ऐसे गोल्स पे फोकस करना है। इसमें पास्ट में क्वेश्चन सीएपीएफ में भी आ चुका है और कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो। जब ऑब्जेक्टिव की बात आती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 9 बार ऑल द अबव आंसर होता है। पास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था सार्क के रिगार्डिंग, कि सार्क क्या टेरर कंट्रोल उसका ऑब्जेक्टिव है? आंसर है नो। क्यों होगा भाई? पाकिस्तान क्या करेगा फिर उसमें? टेरर कंट्रोल उसका ऑब्जेक्टिव, पाकिस्तान एग्री करेगा ही नहीं उसमें। तो ये कभी कभी ऐसे दिमाग लगा के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। अब इसमें 19 तो कंट्रीज हैं और 2 ग्रुप है। पहले एक ही ग्रुप था यूरोपियन यूनियन, अब 2023 में ऐड हुआ अफ्रीकन यूनियन। अब समस्या आती है कि इन कंट्रीज़ के नाम कैसे रखें। इसके लिए एक ट्रिक है कि आपको याद रहे तो यूटिलाइज अलग कर सको तो कर लो अच्छे से, कि गुरुजी सीता काफ़ी फेमस ट्रिक है। अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, तो जो ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ये कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, जापान, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, और अब बोल सकते हो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, चाइना, फ्रांस, इटली, कनाडा, मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। ये फर्दर आप एक्रोनिम में जाओगे तो इस चीज़ को ऐसे मिक्स करके बोल सकते हो। फिर से एक बार अगर आपको चाहते हो रिपीट कर दो तो रिपीट कर देता हूँ। एक्रोनिम साथ के साथ आप लिखते रहना मेरे। जी स्टैंड्स फॉर जर्मनी, फिर यूएसए, फिर रशिया, आपका यूके, जापान। आई स्टैंड फॉर इटली भी बोल सकते हो, इंडोनेशिया बोल सकते हो, इंडिया भी बोल सकते हो। जो इतनी बार आई आएगा ना, 3 बार आई है, तो ये है इटली, इंडोनेशिया और इंडिया। एस यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, टर्की, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना। ये आई वही वाला, अब यहाँ पे जो मर्जी रख लो, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। तो ये तरीका है। इसका मेन एजेंडा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। लेकिन अब अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट है, ये याद रखने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात आती है कि समिट हुई थी रिसेंट में 2025 में, कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। एक पॉइंट था उबुंटू, आई एम बिकॉज वी आर। इसका मतलब है हमने जो फोकस किया था 2023 में वसुदेव कुटुंबकम पे फोकस किया था। तो ये फर्स्ट G20 समिट है अफ्रीका में। यहाँ से वेरियस आउटकम्स निकले हैं। ये भी कीवर्ड की फॉर्म में पूछ लेता है। कीवर्ड में क्या, कि जोहान्सबर्ग लीडर डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? G20 समिट से रिलेटेड। क्या फोकस है? डेवलपमेंट पे, क्लाइमेट एक्शन पे, इक्वलिटी पे, क्लाइमेट फाइनेंस पे फोकस करता है, क्रिटिकल मिनरल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि एनर्जी सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स से या रेयर अर्थ मिनरल्स पे एक ऐसे जरूर बनेगा, तो उसको जो तैयार करके जाएगा वो फायदे में रहेगा, जो नहीं तैयार करके जाएगा वो तंग रहेगा। पेपर 2 की बुक की आप उसमें हेल्प ले सकते हो हमारी। मिशन 300 किस चीज़ से रिलेटेड है? कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस मिलना चाहिए 300 मिलियन अफ्रीकन को बाय 2030। ये भी आ सकता है। मिशन 300 किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपको गोल पता होना चाहिए एग्जैक्ट। डेट रिलीफ पे फोकस है। यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात हो रही है कि भाई रिप्रेजेंटेशन हो इनको भी मिलना चाहिए, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए उस चीज़ में। और फर्दर एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। EW और WG, इसका मतलब है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वर्किंग ग्रुप। ये केयर इकोनॉमी पे फोकस करता है। केयर इकोनॉमी पे ऑलरेडी ऐसे आ चुका है हमारे अनपेड वर्क के रिगार्डिंग। जेंडर बेस्ड वायलेंस हटना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस हो। डिजिटल इनोवेशन अलायंस पे फोकस हो। डिजिटल इनोवेशन अलायंस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किन 3 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव था, तो आंसर है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। पास्ट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, वो किस चीज़ से रिलेटेड था? G20 से। अभी आगे आएगा। ये भी पूछ सकते हैं उबुंटू लेगेसी इनिशिएटिव किसका है? साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ताकि क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इंश्योर की जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके अक्रॉस द अफ्रीका। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ना, दीज कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको G20 से कनेक्ट करके क्वेश्चन बन सकता है। मीनवाइल ये पास्ट में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, कि इंडिया ने होस्ट किया था वसुदेव कुटुंबकम, हमारी थीम थी उस समय, और अफ्रीकन यूनियन उसमें ज्वाइन हुई थी। ये क्वेश्चन बना था, जैसे ये पेपर 1 में आया और पेपर 2 में आया कि इंडिया एक इमर्जिंग लीडर बन रहा है
चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। ये 2 क्वेश्चन बन गए, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। IMEC का क्वेश्चन बन चुका है पास्ट में। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है कि इंडिया को वेस्ट एशिया से और गल्फ को यूरोप से जोड़ना है, प्रॉपर कॉरिडोर्स हैं इसमें। ऐसा बोला जाता है एक्सपर्ट द्वारा कि चाइना के जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करेगा ये। हालांकि ऐसा ओपनली नहीं बोलना है हमें, सरकार ओपनली नहीं बोलती है, लेकिन एक्सपर्ट्स ऐसा सजेस्ट करते हैं प्रॉपर एनालिसिस के बाद। तो ऑफिशियल स्टैंड में कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि चाइना को हमें काउंटर करना है, नहीं, ये कभी कीवर्ड नहीं होता। जैसे क्वाड है, क्वाड को जब हम इंटरव्यू में पूछते हैं कि बताओ भाई क्वाड का ग्रुप क्या है, पहला पॉइंट बोलेंगे कि चाइना को काउंटर करने के लिए बोला है। सरकार नहीं बोलती है कभी भी ऐसा, एक्सपर्ट्स एनालिसिस है ये। सरकार बोलती है फ्री एंड ओपन नेविगेशन इंश्योर करना हमारा मेन काम है। जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो एक साथ आके इंडो पैसिफिक रीजन में ओपन और फ्री नेविगेशन इंश्योर कर सकें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट कर सकें। सरकार के ये कीवर्ड्स रहते हैं और ये कीवर्ड्स आपको यूटिलाइज करने चाहिए पेपर 2 में। और फिर देखो नंबर कैसे ना आए, भर भर के नंबर आएंगे दोस्त। और यही रीजन रहता है कि फिर जब मैं सजेस्ट करता हूँ कैंडिडेट्स को और वो यूटिलाइज करते हैं तो किसी के 100, किसी को 110 पेपर 2 में इतने नंबर आते हैं आराम से। अब बात आती है G7 की, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। 7 कंट्रीज का ग्रुप है, 1975 में बना। इनिशियली उसमें 6 थी, 7वां बाद में ऐड हुआ और फिर बीच में 8वां भी ऐड हुआ था और उसको हटा दिया। तो एट प्रेजेंट कौन कौन से हैं, जैसे कनाडा, जापान, यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इसको कैसे याद रखें, गर्मी का मौसम है और अपनी गर्लफ्रेंड को जूस पिला के लेके आओ, ठीक है। GF जूस इज द कीवर्ड। तो इसमें कैसे याद रखें, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA और ये आपका इटली, कनाडा, ई से इंग्लैंड है यहाँ पे। तो इसको याद रहे तो ठीक है यार, वरना डायरेक्ट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है उस चीज़ के लिए। अब कनाडा बाद में ऐड हुआ था इसमें, कनाडा मतलब फाउंडिंग मेंबर नहीं था और ये विद टाइम G8 भी बना था, तब रशिया भी ऐड हुआ था। लेकिन जैसे ही रशिया ने एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया, यूक्रेन की टेरिटरी को हथियाया, 2014 की बात है, क्रीमिया पे एनेक्सेशन किया, तो फिर उसको G8 से बाइकआउट करके बाहर निकाल दिया। अब बात आती है कि इनफॉर्मल ग्रुप है, मेंबर्स हमने देख लिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि राइज इनिशिएटिव किससे जुड़ा हुआ है, तो G7 से जुड़ा हुआ है। रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इन्हेंसमेंट इनिशिएटिव लेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड G7 अंडर द जापान प्रेसिडेंसी। इसके अलावा अदर इनिशिएटिव भी हैं। 2021 में एक इनिशिएटिव आया इनका B3W। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट करते जाना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिख रहा हूँ। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। चाइना का हमने देखा है कि BRI प्रोजेक्ट है, ठीक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। चाइना पे ऐसे एलिगेशन लगते रहते हैं और सच भी है ना, इंडियन एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो सच भी है कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी चाइना खेलता है कि श्रीलंका के पास जाएगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, पाकिस्तान के पास जाएगा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, मैं करूँगा इन्वेस्ट, यहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, आप पैसे कमाना और फिर मेरा उधार चुका देना, क्योंकि ये बोलते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। वो बोल रहे हैं मैं किस लिए बना हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ और बड़े भाई का काम क्या है कि छोटे भाई की हेल्प करना, तो मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ। लेकिन वो हेल्प नहीं हो रही होती है, वो उसको ट्रैप में फंसा रहा होता है। और जब वो इन्वेस्ट कर देते हैं, हाँ लोन ले लेते हैं, फिर वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। प्रोजेक्ट फेल होने के कारण अब वो बोलता है कि पैसा दो। चाइना थोड़ी टाइम के बाद ये कहते हैं पैसा तो है नहीं, इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये जगह ही हमें दे दो, अब हम इसको लीज पे ले रहे हैं 100 साल के लिए या इतने साल के लिए, या हमें भेज दो तो फिर हम पैसा अपने आप वसूल कर लेंगे। ये है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये ऑप्शन आया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसमें इन्होंने कहा, G7 का एक इनिशिएटिव था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप है ये लॉन्च कर रहे हैं 2021 में, ताकि हम हेल्प कर सकें फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। लेकिन कहाँ पे, लो एंड मिडल इनकम डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस की बात हो रही है, डेवलपिंग नेशंस पे कहा उन्होंने ऐसा करेंगे, ठीक है, ये पता होना चाहिए अब इस चीज़ पे। हालांकि फिर 2022 में फिर से मिले वो इस चीज़ को और बेटर वे में करने के लिए, तो तब उन्होंने बनाया PGII। ये क्या है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें USA ने कहा कि $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे 2027 तक। हालांकि ऐसा बोलते रहे कि कितने की कितने नहीं की। अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में भी इतनी बातें की थी कि डेवलप नेशन $100 बिलियन खर्च करेंगे डेवलपिंग नेशंस के लिए, किया कुछ नहीं। तो ये बातें ऐसी चली ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। और 2020 के बाद, कोविड-19 के बाद सारी कंट्रीज़ की वल्नरेबिलिटी निकल के सामने आ गई। अब पता चल गया कि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। और यहाँ से पेपर 2 का ऐसे बनता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ऑन द वर्ल्ड। इसमें पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी लिख सकते हैं। और उसका मतलब फिर क्या करना होगा, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना होगा। इसलिए राइज इनिशिएटिव आया कि सप्लाई चेन पे फोकस करो। अब बात आती है क्या इंडिया मेंबर है क्या G7 का? आंसर है नो। हमेशा किसी भी ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव देखो, उसके फाउंडिंग मेंबर देखो, उसकी डेट देखो कि कब बना है, इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है वो देखो, प्रेजेंट मेंबर्स कौन है वो भी देखो। ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन इंडिया इनकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है। और अब अभी तो ऐसा कोई आर्टिकल नहीं आता, बहुत पहले की बात है। एक ऐसा प्रपोजल आया था, ये मेरा पढ़ने का सोर्स बहुत अलग रहता है, ये सब IAS मैगजीन्स में नहीं मिलेगा जो आपको बता रहा हूँ। तो जो एक एक प्रपोजल आया था वो था D10 का, डेमोक्रेटिक 10 कंट्रीज़। ऐसा प्रपोजल था कि क्यों ना G7 को एक्सपेंड करके D10 बना दिया जाए। हालांकि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, संभावना है, बिल्कुल संभावना है। ऐसा बोला कि क्यों ना इसमें इंडिया को भी इन्वॉल्व कर लें और इंडिया जैसी अदर पावर्स को भी इन्वॉल्व कर लें, तो ये ग्रुप कहीं ना कहीं काउंटर करेगा ब्रिक्स को। हालांकि भारत की अभी जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो इस ग्रुप के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं इसके कंपेरेटिवली, लेकिन इसमें भी वो जाता है, मीटिंग अटेंड करता है ताकि बायलेटरल और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट कर सके। किसी भी देश के लिए क्या सर्वोपरि है? नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। और ऐसे में भारत एक सोवरेन नेशन भी है कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखता है। तो उस चीज़ में हम एक बैलेंस बनाते हैं, ब्रिक्स में भी SCO का भी हम पार्ट हैं, और मीन वाइल चाइना को भी काउंटर करने के लिए हम क्वाड के भी मेंबर हैं, हम G7 भी अटेंड करते हैं। तो ये G7 कंट्रीज़ हैं। कनाडा बीच में ऐड हुआ था, यूरोपियन यूनियन मेंबर नहीं है इसका, लेकिन पार्टिसिपेट करता है मीटिंग्स में। फिर ये G8 बना, लेकिन 2014 में रशिया ने कुछ कांड कर दिया, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, और फिर उसको बाहर कर दिया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है, क्या G7 पार्ट है G20 का? आंसर है यस। ये सारे G7 के मेंबर्स G20 का भी पार्ट हैं, तो वहाँ पे भी मीटिंग होती है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और बाद में डोनाल्ड ट्रम्प ने उस D10 के कॉन्सेप्ट को बोल दिया G11, उसमें इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा प्रपोजल था। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि हमें G11 बनाना चाहिए। नेक्स्ट इज द क्वाड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप। 2023 में पेपर 1 में क्वेश्चन बना और बोला कि फ्रांस भी इसका मेंबर है। नहीं, फ्रांस इसका मेंबर नहीं है। 4 ग्रुप्स हैं, USA, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 हैं इसके। सबसे पहले ये जो माइंड में आया था ना, ये आया था जापान के PM थे, जापान PM शिंजो आबे। 2007 में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों ना हमें मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहिए ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में ओपन एंड फ्री नेविगेशन इंश्योर हो सके और सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 2008 में स्टेप बैक कर लिया इस चीज़ से। स्टेप बैक अब आपका फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में भी इस्तेमाल हो सकता है। स्टेप बैक क्यों कर लिया? चाइना के इन्फ्लुएंस में। चाइना थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। चाइना ऐसा बोलता है कि एंटी चाइना ग्रुप है, और ये कहीं ना कहीं दूसरा नेटो है, ऐसा बोलता है। चाइना बोलता है कि ये सेकंड नेटो है, लेकिन ये सेकंड नेटो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेटो में एक आर्टिकल 5 का क्लोज है जो ये बोलता है कि जो इसके मेंबर्स हैं, फर्दर मेंबर्स हैं नेटो के, उनमें से किसी भी कंट्री पे अगर अटैक होता है तो सारे मेंबर्स पे अटैक समझा जाएगा और वो रिटेलिएट करेंगे। क्वाड में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इट्स ए नॉन मिलिट्री अलायंस। ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये बस कुछ शेयर्ड वैल्यूज हैं इन नेशंस की, जैसे कि रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन में नेविगेशन। हालांकि अपनी पावर को शो करने के लिए ये नेवल एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे मालाबार, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। और इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, अभी थोड़ा ठंडे बस्ते में है, लेकिन रेगुलर बेसिस में इसकी बात चलती रहती है और ये एक्टिव होता है। और बाहर आने वाले टाइम में, अभी बता दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपको क्वाड प्लस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और उसमें जो पैसिफिक रीजन में एशियन नेशंस हैं जो चाइना से ज़्यादा तंग है, जैसे फिलीपाइंस है, वियतनाम है और साउथ कोरिया है, वो भी इसका पार्ट बनेंगे। अभी बता दे रहा हूँ, वो डेफिनेटली बनेंगी। हो कितने साल में होगा वो देखने वाली बात है। एक क्वेश्चन ये बनता है, विलिंगटन डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये है क्वाड से रिलेटेड। ये जितने भी डिक्लेरेशन है, पास्ट में ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो फ्यूचर में भी बन सकते हैं। ये क्रिटिकल मिनरल्स के लिए है। देखो फिर से, हर ग्रुप का एक ही फोकस है, क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स क्यों? AI का ज़माना है, इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, इनकी वैल्यू बढ़ रही है। एनर्जी सिक्योरिटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 ने वल्नरेबिलिटीज़ इंश्योर कर दी हैं, सबको बता दिया है कि आप में यहाँ कमी है, आप में यहाँ कमी है। अब उस चीज़ को सुधार करने पे लगी हुई है सारी दुनिया। और प्रेजेंट टाइम में प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी बहुत बड़ी है और इंडिया के आत्मनिर्भर मिशंस हमें देखने को मिले हैं, और हर कंट्री में नेशनलिज्म की भावना बहुत बड़ी है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो भी निकल के सामने आता है। रियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? एक IR की ऑलरेडी वीडियो लास्ट ईयर बनाई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है कि पेपर 2 के लिए इस बार दोबारा बना दो सर, और मॉडल आंसर्स के साथ बनाओ, तो वो भी बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। अब बात आती है एशियन ग्रुप की। अब क्रोनोलॉजी में यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे जाओगे, वहाँ भी एक क्वेश्चन दिखाया था मैंने। क्रोनोलॉजी पे पूछा होता कि कौन कब बना है उसके बारे में। इसमें 11 मेंबर हैं, पहले 10 थे, रिसेंट में ऐड हुआ है तिमोर लेस्ते। जैसे ये ऐड हुआ ये तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। स्टैब्लिश हुआ था 1967 में। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात हो रही है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। प्रेजेंट मेंबर 11, फाउंडिंग मेंबर्स थे कम। फाउंडिंग मेंबर कितने थे? 5। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडिया मेंबर है क्या? आंसर है नो। क्या फोकस है? वननेस की फोकस है कि हम एक हैं, और उसमें क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, रीजनल पीस,
हेडक्वार्टर है जकार्ता में। और मैरीटाइम कोऑपरेशन, ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन इन्होंने डिक्लेयर किया है, तिमोर लेस्टे को ऐड किया है। और इंडिया की सागर, अब तो ये महासागर हो गया, इस चीज़ का नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी पार्ट है। अब ये क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी? जब हम बात करते हैं 1992 में, हमारे उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे पीएम, उन्होंने 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। लुक ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट की तरफ देखो। क्यों ईस्ट की तरफ देखना है 1992 में? क्योंकि 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, और जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, अब इंडिया को डाइवर्सिफाई करने थे अपने पार्टनर्स। तो इंडिया ने कहा क्यों ना हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, क्या वर्ड मैंने इस्तेमाल किया? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इस चीज के लिए एशियन नेशंस पे फोकस करते हैं। अब ये थी लुक ईस्ट पॉलिसी। 2014 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोल दिया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम मनाएंगे। ठीक है, अब एक्ट, ये सीएससी का कोई इंटरव्यू दे रहा है, ये इंटरव्यू दे रहा है, वो भी कैंडिडेट नहीं बता पाता अच्छे से लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, क्यों कर दिया उसको? ठीक तो चल रहा था। क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, कि हमें 4 सीज पे फोकस करना होगा। तो वो 4 सी कौन है? सी हैं, एक है कल्चर, एक है कॉमर्स, ये वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो पेपर 2 में, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। एक है कनेक्टिविटी और एक है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग, तो 4 चीज पे हमको फोकस करना होगा, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन एजेंडा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्लस स्ट्रेटेजिक अलायंस, मींस सिक्योरिटी पे फोकस करना प्लस कल्चरल डेवलपमेंट। पहले सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात हो रही थी, अब बात हो रही है सिक्योरिटी की भी, अब बात हो रही है कल्चर की भी। और मीनवाइल एशियन पे फोकस तो करना ही है, ईस्ट जो एशिया पैसिफिक नेशंस हैं उन पे भी फोकस करना है। वो कौन है? वो है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी काफ़ी वाइडर फॉर्म है, और उसमें कंट्रीज भी बढ़ गई और डोमेन भी बढ़ गया। तो ये है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच का डिफरेंस। ये क्या कर दिया सर पूरा इधर, इतना ये कैसे पढ़ेंगे इसको? दोस्त क्लीन पीडीएफ आपको भेजूंगा ये, लेकिन साथ के साथ नोट करते जाना, ठीक है? अभी मुझे लिखने दो इस पर। RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया इससे बाहर आ गया, और 2016 में यूपीएससी ने PYQ पूछ लिया कि क्या इंडिया इसका मेंबर है? सर नो। इसमें कौन कौन है? 10 एशियन नेशंस थे, हालांकि अब वो 11वां है, उसमें डायलमा है भी, उसको बाद में ऐड कर लेंगे। और 5 पार्टनर्स हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है इनके बीच में। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब पहले इसमें इंडिया था, लेकिन जैसे ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू करने की बात हुई, इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया। इंडिया बोला मैं इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें चाइना है, चाइना पे मेरी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया तो मेरे देश की इंटरनल इकोनॉमी गई खत्म। तो इन्होंने कहा कि मैं बायलैटरल कर लूँगा, जैसे न्यूजीलैंड के साथ अभी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, न्यूज़ में था, CDS में क्वेश्चन बना। एशियान के साथ अलग से किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग से बात चल रही है, तो अलग मैं सिंगल जाके कर लूँगा। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भारत नहीं है, ठीक है? अब ये भी क्वेश्चन आया था 2016 में, क्वेश्चन ये था कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है? G20 से, एशियान से, बिम्स्टेक से, किससे? तो आंसर है एशियान ग्रुप से। तो इसमें एशियन ग्रुप के मेंबर हैं और 5 अलग से मेंबर हैं, चाइना, जापान। अब एशियन ग्रुप के मेंबर जो हैं उनको कैसे याद रखें? उसको मैंने तो देखो ऐसे बोला हुआ है कि अच्छा, जो ट्रिक्स होते हैं उनकी कोई सेंस नहीं होती है, कि आपको सेंस भी चाहिए और ट्रिक भी चाहिए, ऐसा नहीं होता। याद रखने वाली बात है। छोटे भाई MMS कर टीवी पे IPL आया है। अच्छा, ये तब बनाई थी जब तिमोर लेस्ते इसमें था नहीं, तो उसको अलग से याद रख लेंगे। कंबोडिया, ब्रुनेई, हम देख रहे हैं कि इसमें अलग से मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, लाओस। फिर से छोटे भाई MMS कर टीवी पे IPL आया है, और कंबोडिया, ब्रुनेई, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, लाओस, और अब तिमोर लेस्ते। तो ये याद रखने की ट्रिक है एशियन नेशंस को, ठीक है जी? अब आगे बढ़ते हैं। SCO मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ये जरूर ध्यान रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक वालों का कहाँ था? उनका था शंघाई में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनी, फाउंडिंग मेंबर थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ध्यान देंगे क्या नहीं है? तुर्कमेनिस्तान। एग्जाम में यही पूछेगा, तुर्कमेनिस्तान है? नहीं है जी। वो बीच में जब इतने स्थान आते हैं ना, तो वो बीच में डाल देता है, वो ऐसे ही पूछता है UPSC। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन हुए, ठीक है? चाइना बहुत तेज है, इंडिया को ज्वाइन कराया, साथ में पाकिस्तान को ज्वाइन कराया।
काउंटर हमेशा रखेगा। जैसे G4 नेशंस हैं, ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कंट्रीज़, जैसे इसमें जर्मनी है, इंडिया है, ब्राज़ील है, एक कंट्री और है, ये आपस में सपोर्ट करती है कि यूएन की परमानेंट मेंबरशिप बननी चाहिए। तो इनके काउंटर में एक और ग्रुप खड़ा है, दैट इज़ द कॉफ़ी क्लब। ये बोल रहा है इनको नहीं मिलनी चाहिए, इसका काम ही है इसको काउंटर करना, ठीक है। तो ऐसे ही एनएसजी है, कई ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे एनएसजी में इंडिया की मेंबरशिप नहीं है, वो इंडिया मेंबरशिप मानता है। चाइना कहता है इंडिया को दोगे तो पाकिस्तान को भी दोगे, पाकिस्तान को यूएस से कभी देगा नहीं, भले ही कितना भी क्लोज अलाइज दिखा दे, एनएसजी की मेंबरशिप नहीं देगा उसमें। तो अभी हम देखते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, रीजनल सिक्योरिटी, अच्छा इसका फोकस है काउंटर टेररिज्म पे, और इसलिए इसने अलग से रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर आपका तजाकिस्तान में है, शायद उज्बेकिस्तान में, सॉरी, ताशकंद में है। तो रेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी पूछा हुआ था, रेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किससे जुड़ी हुई है, दैट इज़ द एससीओ, पीसफुल मिशन, रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, इस पर फोकस करना इसका मेन मकसद है। तो नेक्स्ट इज एससीओ समिट, जो 25वीं एससीओ समिट हुई थी, उसे जो तियानजिन डिक्लेरेशन अडोप्ट की, तियानजिन कोड नेम था, काउंटर टेररिज्म पे फोकस करना था। इनको निंदा की पहलगाम की, जाफर एक्सप्रेस अटैक की, ग्लोबल साउथ एम्पावरमेंट की बात की, ठीक है, वर्ल्ड एक यूनिटी की तरह काम करे, हारमोनी बनी रहे, इस पर फोकस किया। तो तियानजिन इज रिलेटेड टू, क्योंकि समिट यहाँ पे हुई, चाइना का शहर है, और प्रपोज किया कि एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक स्टेब्लिश करना चाहिए, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक था। 2026 में किर्गिस्तान इसके करेगा प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट इज द सार्क, बहुत बार क्वेश्चन आ लिया, हाईली इनएक्टिव ग्रुप है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अब इनकी आपस में बनती नहीं है और बनने भी नहीं चाहिए, ठीक है। और क्यों बनेगी, क्योंकि जब टेररिज्म ये छोड़ता नहीं है, और भाई सिक्योरिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। सेक्रेटरिएट की बात करें, काठमांडू में है, बना था 8 दिसंबर 1985 को, तो ये भी क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में लगाना आया था। 8 मेंबर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सॉरी, कितने मेंबर हो गए, 6 यहाँ पे हो गए। तो MBBS इन, फिर आगे 2 नाम देख लेना आप। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि इसमें मालदीव्स है, म्यांमार नहीं। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन ये दे देगा, मालदीव्स और म्यांमार को इंटरचेंज करके पूछेगा, वो हमेशा गलत होगा उस चीज़ में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वर स्टेट्स, ये अलग है। साफ्ता रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है, हाईली इनएक्टिव है वैसे, और लास्ट समय 2014 में काठमांडू में हुई थी। जब से इन्हें टेररिस्ट अटैक करने स्टार्ट किए पाकिस्तान ने, मतलब बढ़ाए, तो फिर हमने बोल दिया कि हम इनकी समिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान चाहता भी ऐसा ही है, और ये शो करना चाहता है कि भारत ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोऑपरेशन में, जबकि है उल्टा। बीमस्टेक की बात हो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर्म हुआ था 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन में। इनके जो मेंबर्स हैं ना, वो आपस में इंटरचेंज करके पूछता है। जो ये इसके ओरिजिनल मेंबर थे, वो थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। म्यांमार ने बाद में ज्वाइन किया 1997 में, और अदर मेंबर्स भी ज्वाइन हुए। तो ये लोकेटेड है, सेक्रेटेरिएट इसका ढाका में। इंडिया मेंबर है, आंसर यस। प्रेजेंट मेंबर ये हमारे सामने है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार। यहाँ पे म्यांमार है, उसमें मालदीव्स है, ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत इंटरचेंज करता है, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, उसमें थाईलैंड भी नहीं है। तो ऐसे में जब इसकी बात आती है, तो इंडिया ने कहा कि जब कुछ कंट्रीज आपस में सेम ओवरलैप करती हैं, तो मुझे इस पर फोकस करना चाहिए। तो इंडिया ने बीमस्टेक पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना, सोशल प्रोग्रेस करना, साइंस टेक में कोलैब करना, डेवलपमेंट पे फोकस करना, ये मेन काम है बीमस्टेक का। तो 7 मेंबर स्टेट्स हैं, सार्क में 8 हैं, इसमें 7 हैं। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि जो म्यांमार और मालदीव्स में आपस में खेलता है, और रिसेंट में अब इसके मेंबर्स पे क्वेश्चन भी आया था कि कौन इसका मेंबर है, कौन नहीं है। तो जो 6th बीमस्टेक समिट हुई थी बैंकॉक, थाईलैंड में, बांग्लादेश ने उसको शेयर किया था, बैंकॉक विजन अडोप्ट किया 2030 का। और बोधी इनिशिएटिव इज़ इम्पोर्टेंट, कि किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, तो बीमस्टेक का है। मेनली ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है, इसलिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी में, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, सिक्योरिटी और स्पेस कोऑपरेशन की बात हो रही है इस चीज़ में। और हाल ही में अब हमने देखा कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एनर्जी एंड कनेक्टिविटी पे पूछा बेंगलुरु में। इसके अलावा अदर भी पूछे, जैसे कि कल्चरल इंडस्ट्रियल ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, थिम्पू में, थिम्पू कहाँ है, भूटान में। एनर्जी सेंटर हमने देखा बेंगलोर में। और जो बीमस्टेक का सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, ये कहाँ, नोएडा में, ये नोएडा में। मीनवाइल जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की बात की गई, दैट इज़ इन कोलंबो, मतलब श्रीलंका, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में भी CSC में इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला, और इस नॉलेज से क्वेश्चन बन जा रहा था। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर CAPF ऑल्सो। थीम
ये है। अब बात आती है यूएन जनरल असेंबली की। जब यूएन की बात आती है ना, यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की, इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। एक है यूएन जनरल असेंबली, एक है यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पावरफुल है, ठीक है। एक है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है सेक्रेटेरिएट, एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक बोलते हैं उसको, और एक जो है अभी सस्पेंडेड है, दैट इज़ द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। हालांकि जब स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की बात आती है वो अलग है, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स अलग है। तो अब देखते हैं यूएनजीए के बारे में। स्टैब्लिश हुआ था 1945 में, प्रेजेंट मेंबर 193, ईच मेंबर स्टेट हैज़ 1 वोट, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अच्छा, 6 में से 5 के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही हैं। 6 में से 5 के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। जो आईसीजे है उसका हेडक्वार्टर हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। बाकी ये देख लेना, कभी कभी इस तरीके से सवाल आ जाते हैं। फंक्शन क्या है, यही सब चीज़ों पे फोकस करना, जो इंटरनेशनल पीस, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, बजटरी मैनर्स। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो 2/3 मेजोरिटी से लिए जाते हैं, जो सिंपल अदर मैटर्स हैं वो सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। नॉर्मली ये पावर्स हैं, लेकिन नॉन बाइंडिंग नेचर के रहते हैं इसके रेजोल्यूशंस। अब बात आती है यूएनएससी की। तो 15 मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर में हमें पता है चाइना है, रशिया है, यूएसए है, यूके है, आपका फ्रांस है, ठीक है। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स। इनके एक्सपेंशन की डिमांड उठ रही है। इंडिया बोल रहा है हमें मिलना चाहिए भाई, और मिलना भी चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये रिप्लेस होते रहते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। इसके पास अथॉरिटी है टू इम्पोज द सैंक्शन एंड ऑथराइज द यूज ऑफ फोर्स। मेन काम है इंटरनेशनल पीस बनाने रखना। हालांकि फेल हुआ है प्रेजेंट टाइम में। कहाँ पीस है वर्ल्ड में? पीस इस्टेब्लिश करना अपने आप में एक चैलेंज है, और किसी भी मैटर के लिए 9 वोट्स चाहिए 15 में से। हालांकि वीटो नहीं लगनी चाहिए, मतलब इन्होंने वीटो का मतलब है मना करना, कि इनमें से एक ने मना कर दिया तो वो खत्म है वो डिसीजन। 2026 जनवरी 2026 में जो अदर मेंबर्स हैं वो ये हैं। इसमें पाकिस्तान है, इंडिया नहीं है, ठीक है, इंडिया पास में रहा है। तो ये यूएनएससी या यूएन में रिफॉर्म्स प्रेजेंट टाइम की डिमांड है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जनरलाइज में भी पूछ सकता है, पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि अदर चीज़ों की इकोसोक की आ जाती है। तो ये इकोसोक में 5 रीजन्स में सीट एलोकेटेड, टोटल 54 मेंबर्स हैं, 3 साल की जो टेन्योर रहता है। इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल चैलेंज को एड्रेस करना, डिस्कस करना, ये इसका काम है, लेस इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटेरिएट जो डे टू डे ऑपरेशंस है वो ये देखता है, ठीक है, इस पर भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। आईसीजे ये आगे भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट वाला भी है, वो उसके साथ मैच करके इसको पढ़ाऊँगा। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि ये भी एक ऑर्गन है 6 में से, और किसी एक कंट्री से 2 जज नहीं हो सकते इसमें एक साथ, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। 15 मेंबर्स होते हैं इसमें। ये टेस्ट सीरीज़ है एवीकेएस की, मोस्ट ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज़ है पूरे भारत में। सीएपीएफ की बात करें तो अब 11 साल होने वाले हैं हमको तो, ठीक है। एक्सक्लूसिवली सीएपीएफ में डील करते हैं, एक पेपर 2 की बुक और एक की टेस्ट सीरीज़। इस मोमेंट पे आपके लिए रामबाण इलाज है सीएपीएफ का। डायरेक्ट क्वेश्चंस इनमें से एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में बूस्टर का काम करती है। आपको अपनी गलतियां बताती है, रियल टाइम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाती है। 7 टेस्ट पेपर उनके, 7 पेपर 2 के हैं, ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। कोई डाउट आता है गिवन नंबर पे कॉल कर लो। दोस्त, अगर मान लो कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ खरीदना है आपको, आप हमारे किसी कोर्स में हो तभी हमसे जुड़े हो, ऐसा कुछ नहीं। यूट्यूब पे भी आप हमसे जुड़े हो ना, और इवन नहीं भी जुड़े हो, अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो ना, तो यू पीपल आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएपीएफ कम्युनिटी में हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से समझते हैं, और आपको उस पर काम करना है, ठीक है। मिल के काम करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई डाउट आए गिवन नंबर पे कॉल करो, ठीक है, और वी विल हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल मैनर्स। यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब ये भी एक चीज़ है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इस पे स्टेट पीसेस पे बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं पास्ट में। क्यों? क्योंकि ये सस्पेंडेड फॉर्म में है प्रेजेंट टाइम में। अब ये है क्या? ये यूएन की एक बॉडी बनाई गई थी, इसका काम था जो ट्रस्ट टेरिटरीज हैं उनकी देखरेख करना। अब ये क्या है? ये वो टेरिटरीज हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिपेंडेंट नहीं हुई, मतलब उन पे किसी ना किसी कंट्री का कंट्रोल था, यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन पावर्स का कंट्रोल था उन पे। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये था कि उन टेरिटरीज में भी प्रोग्रेस हो सके, और ये इंश्योर करना कि वहाँ के लोगों को उनके राइट्स मिल सके, और वो कंट्रीज भी ग्रेजुअल मैनर में इंडिपेंडेंट हो सके। इन्होंने कहा कि आप जो ये कब्जा किया हुआ है ना दूसरे कंट्रीज पे, ये परमानेंट नहीं कर सकते आप, और आज नहीं तो कल इनको इंडिपेंडेंट करना होगा, और इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाना होगा, और उस डायरेक्शन में हम उसकी हेल्प करेंगे। प्रेजेंट टाइम में सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, तो ट्रस्ट टेरिटरीज एग्जिस्ट ही नहीं करती।
तो इसलिए इसके ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया 1 नवंबर 1994 में। तो लास्ट जो कंट्री थी 1994 में, दैट इज़ द पलाऊ। लास्ट जो ट्रस्ट टेरिटरी थी, दैट इज़ द पलाऊ। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूएन का कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन सस्पेंड हो चुका है, तो दैट इज़ द यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। आई होप इतने अच्छे से आपने कभी इस चीज़ को नहीं देखा होगा और सुना होगा, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएन की ना 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उनमें से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, न्यूज़ में रहती है बहुत बार। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा हुआ है पास्ट में, रोम इटली में हेडक्वार्टर है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये भी पूछा हुआ है, आंसर यस। 1945 में शुरुआत हुई थी, 195 मेंबर्स हैं और वेरियस रिपोर्ट्स भी निकालती हैं, जैसे ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट और स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। मेन काम क्या है? टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड कलेक्ट एनालिसिस फॉर द स्टैटिकल डेटा। मेन फोकस है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हंगर को एलिमिनेट करना है। हम हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें पता है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 2 इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने का काम करती हैं। SDG की अलग से वीडियो चाहिए तो बनाता हूँ, बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर 1 पॉइंट ऑफ से भी और पेपर 2 पॉइंट ऑफ से। स्टेट पीसीएस में तो, यूपी जैसे पीसीएस में तो 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। यूपीएससी में पास्ट में मैच तो फ्लोइंग में आए हुए हैं। ILO इज़ द नेक्स्ट वन, हेडक्वार्टर जिनेवा में, 187 मेंबर्स हैं। 1919 में शुरुआत हुई थी और फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी यूएन की 1946 में। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस किस चीज़ से जुड़ी हुई है? ILO से। जो EPFO की तैयारी करते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और CSC में भी पास्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं और CAPF में भी क्वेश्चन देखा हुआ है इससे। रिपोर्ट निकालती है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक। इसकी वेरियस कन्वेंशंस हैं, उसमें से हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 हैं उनको साइन किया हुआ है। 8 कन्वेंशन बहुत ज़्यादा है, कोर हैं 8 में से भी इंडिया ने साइन की हुई है 6, रेटिफाई बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो देखते हैं जो कोर कन्वेंशंस हैं, ये कोर कन्वेंशंस हैं 8, इंडिया ने ये 6 साइन की हुई हैं। यही क्वेश्चन आया था CSC में एक बार कि कौन सी 2 नहीं की हुई हैं, तो ये 2 नहीं की हुई हैं। फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन साइन की है, फोर्स्ड लेबर अबोलिशन के रिगार्डिंग है, रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग है, डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग है, मिनिमम एज है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है। क्या नहीं की है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन, ये साइन नहीं की हुई है। और कलेक्टिव बार्गेनिंग की, हमारे यहाँ पे जैसे लेबर यूनियन बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 19(1) का 3 ये अलाउ करता है कि हाँ भाई लेबर आप यूनियंस आप फॉर्म कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में, फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये इसलिए साइन नहीं की हुई है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। अगर इनको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का ऐसा लीगलाइज कर देंगे इस चीज़ में, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ इम्पैक्ट होगी। और रिसेंट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और लेबर्स के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए 4 लेबर कोड बनाए गए। उसमें कोड ऑन वेजेस भी था 2019 का, वो CAPF में क्वेश्चन पूछा कि कोड ऑन वेजेस किस ईयर में आया था, ईयर पूछा 2019 का था। तो 4 कोड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के दौरान भी हम उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट ILO। नेक्स्ट इज द यूनेस्को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को साइट्स, अभी CSC में भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला, क्वेश्चन आया CSC में वर्ल्ड के रिगार्डिंग। जनरली कैंडिडेट्स पढ़ते हैं इंडिया के रिगार्डिंग। इंडिया में 44 हैं, 3 कैटेगरी हैं, कल्चरल, नेचुरल, मिक्स्ड। कल्चरल की बात करें तो 36, यहाँ पे 7, मिक्स्ड में 1, कंचनजंगा, तो वो मिक्स्ड है। और इस पे तो सेपरेट वीडियो ही बनेगी दोस्त, क्योंकि ये 44 पढ़ानी है तो फिर, और इम्पोर्टेंट भी है, और अब तो वर्ल्ड की भी देखनी पड़ेंगी जो रिसेंट की हैं। 2025 में कल्चरल में ऐड हुई तेलंगाना का, ठीक है। जो बुरियल साइट्स हैं वो ऐड हुई हैं, करंट अफेयर की वीडियो में अभी पढ़ाया भी था आपको। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। इंटरनेशनल कोऑपरेशन फोकस करता है एजुकेशन, साइंस, कल्चर पे। और रिपोर्ट की बात करें तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग कैटेगरी हमने देख लिया। मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में है वर्ल्ड में। नेक्स्ट जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि UN टूरिज्म, ये रेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये टूरिज्म की है, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में। WHO हेडक्वार्टर जिनेवा में, मेंबर्स 194। अलम आटा डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? WHO से रिलेटेड, ये पास में क्वेश्चन आया हुआ है। फोकस था इस पे, हेल्थ फॉर ऑल। अब आपका कोई पेपर 2 का आर्गूमेंट बनता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, फेवर और अगेंस्ट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, फेवर एंड अगेंस्ट। ये नहीं है हमारे यहाँ पे, इसके काउंटर में आयुष्मान भारत इनिशिएटिव इज देयर, है ना। सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है सरकार। किसमें? सेकेंडरी और टर्शरी में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, वो अलग है प्राइमरी के लिए। तो आयुष्मान भारत पे भी पास में क्वेश्चन आया हुआ है, इन पर आर्गूमेंट बनता है। वीपो इज देयर, अभी करंट अफेयर की वीडियो डिस्कस की थी, उसमें भी डिस्कस किया था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 38 आया और इम्प्रूव हुई है रैंकिंग।
जितना कम रैंक होगा उतना अच्छा है वो कंट्री। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज UNHRC, ह्यूमन राइट काउंसिल। इसकी तर्ज पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमारे यहाँ पे अभी करंट अफेयर में डिस्कस किया था। इससे स्टैट्यूटरी बॉडी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, उसके तहत इसका गठन किया गया था। पास्ट में PYQ है, ये CAPF में 2023 में क्वेश्चन पूछा। अब आते हैं वर्ल्ड पे। UNHRC ये काउंसिल है, कमीशन नहीं है। और इसके मेंबर्स की बात करें 47 मेंबर हैं, 3 साल के लिए सर्व करते हैं और इंडिया उसका मेंबर है। अभी 7th टर्म कंटिन्यू कर रहा है इंडिया UNHRC की। UN पीस कीपिंग, इस बार तो CSC ने हद ही कर दी, UPSC ने CSC एग्जाम में UN पीस कीपिंग के पास्ट के ऑपरेशंस पूछ लिए। इतना कौन याद रखेगा, उसको पढ़ने की नीड नहीं है यार अब एक क्वेश्चन के चक्कर में। लेकिन ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है। नेपाल है भाई हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर। क्या इसको पीस प्राइज मिला है? आंसर है यस। अभी एक और पूछा था रिफ्यूजी के रिगार्डिंग थी वो UN की, वो किसको पीस प्राइज, ये नोबेल पीस प्राइज 2 बार मिला है, तो इसको मिला हुआ है, अभी देखेंगे आगे। तो नेपाल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, रवांडा, बांग्लादेश है, इंडिया है। ये कंट्री क्यों करते हैं? पैसा मिलता है भाई वहाँ पे, सैलरी, वो जो UN है इनको पैसा देता है, फिर ये सोल्जर्स को पैसा देते हैं। खुद सोल्जर्स आते हैं कि नाम लिखवा दो इस चीज़ में। हमारे गांव के बहुत सारे सोल्जर अप्रोच करते हैं इन चीज़ों में कि कैसे करके UN पीस कीपिंग में नाम डलवा दो जी, एक बार बढ़िया पैसा मिलेगा, बढ़िया सैलरी मिलेगी, अच्छा कमा के आएंगे उधर से। तो CAPF का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, तो विन विन सिचुएशन रहती है, कंट्री का भी नाम होता है, ठीक है, और देश दुनिया में शांति स्थापित होती है। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यही अभी CSC में क्वेश्चन था। इसे 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिला है, 1954, 1981 में। हालांकि एक रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 के वो भारत ने साइन नहीं कर रखी, और इसीलिए वी आर नॉट बाउंडेड टू गिव पैट्रोनेज टू द रिफ्यूजीज। लेकिन फिर भी हम जैसे तिब्बतन रिफ्यूजी, श्रीलंकन रिफ्यूजी, ह्यूमन राइट्स को हम वैल्यू करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब रोहिंग्याज की बात आती है तब भारत बैकफुट पे जाता है। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो सिक्योरिटी देखेगा ना यार कोई भी देश, फिर तो ह्यूमन राइट्स को देखेगा। तो इनमें बैलेंस बनाते हैं हम, यहाँ से बैलेंस बनाया हुआ है कि इनको देते हैं, इसको नहीं देते हैं, लेकिन इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं जब बात ह्यूमन राइट्स की आती है। जैसे एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, कोई और असिस्टेंस हो गया। जैसे कोक्स बाजार है बांग्लादेश में, वहाँ पे रिफ्यूजीज़ हैं, लगभग 12 लाख के आसपास रिफ्यूजीज़ हैं बांग्लादेश में। रोहिंग्याज की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ की एथनिक कम्युनिटी है? म्यांमार की। मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी अगर वर्ल्ड की बोला गया है तो इनको रोहिंग्याज को बोला गया है। अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर गवर्नड बाय द UNGA एंड द इकोसोक, ये आपको पता ही है अब क्या होते हैं क्या नहीं, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट UN स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, 17 एजेंसी है, नाम याद होने चाहिए। FAO है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ILO इज देयर, IMF, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, सीबेड अथॉरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, प्रिपरेटरी कमीशन फॉर CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको देखेंगे अभी। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, WHO, WIPO, WMO। तो ये इस पर इतना टाइम क्यों लगाया मैंने? क्योंकि नज़रों के सामने रहे। इससे क्वेश्चन आता है फिल्टर करना कि कौन सी एजेंसी है कौन सी नहीं है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। इसमें पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अब ये इस्टेब्लिश किया था 2023 में, भारत ने ऑर्गेनाइज करवाया ताकि डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, आइडियाज़ का एक्सचेंज हो। और ये जो दिखाया गया ना भाई, ये साउथ साउथ कोऑपरेशन है और इसकी आवाज़ बनेगा भारत, भारत लीड करेगा, भारत के पास मौका है यहाँ पे। तो इंडिया एज ए लीडर ऑफ वॉइस ऑफ, या इंडिया एज ए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये भी ऐसे बन सकता है। ये सबमिट हुई है, ग्लोबल साउथ की बात हो रही है प्रेजेंट टाइम में, तो भाई इनके भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो। जो अफ्रीकन नेशंस हैं, लैटिन अमेरिकन नेशंस हैं, जो डेवलपिंग एशिया है, इन कंट्रीज़ को कौन पहचानेगा, कौन इनको रिकॉग्नाइज करेगा? तो इंडिया इज़ देयर टू प्रोटेक्ट दिस कंट्रीज़ और टू सपोर्ट दिस कंट्रीज़। तो इस हमने यहाँ पे अदर इनिशिएटिव्स हैं, सागर इनिशिएटिव इज़ देयर, कोऑपरेशन कर रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 का पार्ट बनवाने में हेल्प की है। तो इस तरीके से भारत कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इज़ द APEC, PYQ आया था इस पर, क्रोनोलॉजी में लगाओ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें एशियान भी था, सार्क भी था, ये भी था, तो पता होना चाहिए। 1989 में बनी, रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, मतलब मेन बात है, फोकस है ट्रेड पे, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे। तो ये आपस में जो मेंबर्स हैं ये अपने आप को इकोनॉमीज़ बोलते हैं, कंट्रीज़ नहीं कि हम इकोनॉमीज़ हैं। तो करंट मेंबर्स 21 और नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट है इनके बीच में आपस में, ये मेंबर्स है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ APEC, ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो मेंबर्स कौन कौन से हैं? अमेरिका में कनाडा, चिली, मेक्सिको, पेरू, US, एशिया में ब्रुनेई, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान,
थाईलैंड, वियतनाम, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया और रशिया। तो इसमें मेन बात है कि चाइना भी है, यूएसए भी है, रशिया भी है। तो ये तीनों कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। I2U2 इस पे क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है, सीडीएस में आया था। इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई, अब्राहम अकॉर्ड के बाद इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो ये क्या है? इजराइल तो यूएस से सपोर्ट करता है, ये बात हम सबको पता है। वो बोल रहा है कि इजराइल को एज एन कंट्री रिकॉग्नाइज करो। जो अरेबियन कंट्रीज है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्योंकि वो सपोर्ट करती थी पैलेस्तीन को। लेकिन रिसेंट टाइम में यूएस इन्फ्लुएंस से और अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कंट्रीज इसको सपोर्ट करना स्टार्ट करी कि हाँ हम रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके लिए यूएस ने स्टार्ट किया अब्राहम अकॉर्ड। तो उसमें यूएई 2020 की बात है, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन सब ने फॉर्मल टाइज स्टैब्लिश किए इजराइल के साथ अंडर द अब्राहम अकॉर्ड। बदले में उनको क्या मिलेगा? यूएस ने कहा कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे आपके यहाँ पे। तो उनका नेशनल इंटरेस्ट था। तो फिर ये एक अलग से फॉर्मेशन बनी ग्रुप की, I2U2 की। इसको वेस्ट एशिया का क्वाड भी बोला जाता है। यूएई नहीं बोला, वेस्ट एशिया का क्वाड है ये। हालांकि चाइना को इससे भी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? आंसर है यस। तो 4 नेशन है क्वाड में। अब बताओ, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ 4 मेंबर कौन कौन से हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं जी। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चाइना एक बड़ी कंसर्निंग बात है कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। पहले यूएस से होता था, अब चाइना ओवर पावर कर गया उसको। आगे पीछे चलते रहते हैं ये। तो पहले नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे है यूएसए जब ट्रेडिंग पार्टनर की बात आती है। जब क्रूड ऑयल की बात हो, मान लो ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है कि टॉप सप्लायर कौन है क्रूड ऑयल का भारत को, तो इराक एंड सऊदी अरेबिया पहले ये थे। और सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी, सिप्री। अब ये क्या है? अच्छा, यूएई थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इनके बाद। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2020-24 की रिपोर्ट थी। वो बोलती है कि हम सबसे ज़्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं ना, वो खरीदते हैं रशिया से। भारत की बात हो रही है, 36% खरीदते हैं हम इससे। फ्रांस से लेते हैं 33%, इजराइल से लेते हैं 13% और यूएसए से लेते हैं 9%। तो इसलिए ये 2 कंट्रीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर वर्ल्ड में बात करें कि लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कौन सा है, तो यूक्रेन और फिर भारत। सेकंड नंबर पे है इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आती है सिंगापुर से, फिर आती है मॉरिशस से, और देन आती है यूएसए से। तो यूएसए भारत के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग पार्टनर भी है सेकंड लार्जेस्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में तीसरे नंबर पे आता है, और यहाँ पे डिफेंस जो इंपोर्ट करने की बात है उसमें भी चौथे नंबर पे आता है। तो इंडिया, और यहाँ पे जब ट्रेडिंग पार्टनर की बात हो रही हो, यहाँ पे हमारा ट्रेड डेफिसिट है और यहाँ पे हम ट्रेड सरप्लस हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये था I2U2। नेक्स्ट इज द ओकस। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये 3 कंट्रीज हैं इसमें। 2021 में स्टैब्लिश हुआ। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर, इन फ्यूचर शायद बन जाए, मेंटेन। लेकिन क्वाड जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन की बात ज़्यादा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ानी है आपस में। ऑस्ट्रेलिया ने कन्वेंशनली आर्म किया न्यूक्लियर पावर सबमरीन को। हालांकि जब ये ओकस बना तब फ्रांस को के साथ डील होनी थी, वो डील ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर ली। तो ऐसे में बड़ा झटका लगा फ्रांस को कि भाई ये तो गद्दारी हो रही है मेरे साथ। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, जो परमानेंट इंटरेस्ट है वही लाई करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब पे फोकस करेंगे। कंट्रीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन मेंबर है। नेटो, यहाँ से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई स्टार्ट हुई। इसका पार्ट बनना चाहता था, क्यों? क्योंकि रशिया काफ़ी क्लोज था। और आर्टिकल 5 है इसमें, ये पास्ट में क्वेश्चन आ चुका है। ये बोलता है कि इसमें जो भी मेंबर्स होंगे उनमें किसी पे एक पे भी अटैक होगा ना, तो सारे मेंबर्स पे अटैक समझा जाएगा और बाकी रिटेलिएट करेंगे फिर। क्या इंडिया इसका मेंबर है? आंसर नो। क्या इंडिया को इसका मेंबर बनना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है ऐसी। इसमें 32 मेंबर्स हैं। रिसेंट में कौन बना? फिनलैंड 2023 में और स्वीडन 2024 में। ये क्वेश्चन आ सकता है। फाउंडिंग मेंबर 12 थे, प्रेजेंट टाइम में 32 हो गए। और यूरोपियन यूनियन के ये मेंबर्स इसका पार्ट नहीं है, जिसमें ऑस्ट्रिया है, साइप्रस है, आयरलैंड है, माल्टा है। तो एक काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस है। आंसर है यस। क्या क्वाड भी मिलिट्री अलायंस है? आंसर है नो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और इंडिया इज नॉट ए मेंबर। ठीक है। तो क्या इन फ्यूचर इंडिया को ऑफर आ सकता है? आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन इंडिया ज्वाइन नहीं करेगा ऐसे मिलिट्री अलायंस को किसी को भी। हालांकि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, कहने को चल रहा है, लेकिन ये मल्टी अलाइनमेंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो चुका है प्रेजेंट टाइम में। जल्दी सरकार इस चीज़ को लेकर वोकल होना भी स्टार्ट कर देगी। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, पास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है SCSC में, क्योंकि ये भारत की नदी है और ये चाइना से होते हुए और फर्दर जो एशियन नेशन है वहाँ से पास होते हुए जाती है। लेकिन कमाल की बात इसमें ये है, मेंबर्स पूछा था कि कौन कौन है इसमें कोऑपरेशन पे।
एक सब रीजनल इनिशिएटिव है जो इंडिया और मेकांग रीजन को, जो यहाँ पे सिविलाइजेशन है या कल्चरल टाइज है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो इंडिया और 5 एशियन नेशन है, इसमें चाइना नहीं है। ऑप्शन में चाइना था जब क्वेश्चन पूछा था सीएससी में, तो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम ये शामिल है। वो या तो फिलीपींस डाल देगा या कोई और डाल देगा, चाइना डाल देगा, गलत। ओरिजिन है चाइना साइड से, लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है। चाइना से तो दिक्कत है साउथ चाइना सी में, तो उसको क्यों बनाएंगे इसका पार्ट? इन सारी कंट्रीज़ को दिक्कत है चाइना से, जो भी इसका पार्ट है। तो कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। टूरिज्म, कल्चरल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन पे फोकस करना है इनका मकसद है। और नए एरिया ऐड हुए 2012 में कि हेल्थ, एमएसएमई, इन पे भी फोकस करेंगे। तो ये था मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, पता होना चाहिए। अब ये देख लेते हैं वर्ल्ड लेवल पे न्यूक्लियर रेगुलेशन क्या है। पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, ये बोलता है कि न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं होंगे, ना एटमॉस्फेयर पे, ना आउटर स्पेस पे, ना अंडर वाटर। इंडिया ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जमीन के अंदर करेंगे हम। फिर उन्होंने कहा कि 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होगी। कौन बोल रहा है? ये सारा वेस्ट डोमिनेंस बोल रहा है। इसमें एक दिक्कत थी, तब तक जो 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं वो तो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना चुकी हैं, पहले टेस्ट कर लिए, यूएसए ने, रशिया ने, चाइना ने। और जब बाकी दुनिया की बारी आई तब उनको बोल दिया कि नहीं नहीं, और प्रोलिफरेशन का मतलब वो बढ़ावा देना, कि और बढ़ावा नहीं देंगे, और ऐसी ट्रीटी साइन करते हैं और ये बाइंडिंग नेचर की होगी। तो इंडिया ने कहा ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, ऐसे साइन कर लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट यू? आपके पास तो है न्यूक्लियर वेपन, आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो इंडिया ने कहा डिसआर्मामेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स आप कर दो। वो बोले हम कर देंगे। इंडिया बोला कब करोगे? वो बोला कर देंगे जब समय आएगा उस चीज़ पे। इंडिया ने कहा ये तो वेग स्टेटमेंट है। बोले आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है? इंडिया बोला ज्वाइन नहीं करना है। तो इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। इंडिया ने कहा कि मैं सपोर्ट करता हूँ नॉन प्रोलिफरेशन होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी सपोर्ट करता हूँ डिसआर्मामेंट होना चाहिए, किसी के पास होना ही नहीं चाहिए। तो इंडिया ने इस चीज़ को साइन नहीं किया। फिर इंडिया ने जब टेस्ट वगैरह किए तो और एग्रेसिवली एक नई ट्रीटी बनाई, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, की कोई किसी तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, एक्सप्लोजन नहीं करेगा। इंडिया ने कहा मैं उसको साइन नहीं करूँगा। और इट इज़ ऑल्सो नॉट रेटिफाइड बाय द चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, ईरान, इजिप्ट, यूएसए, इन्होंने साइन नहीं किए हुए। लेकिन ये जो बाकी अदर कंट्रीज है जैसे यूएसए, चाइना, ये इम्पोज करते रहे कि बाकी कंट्रीज को करना है। अच्छा, पाकिस्तान को तो चाइना ही मना करता रहा है कि इंडिया जो जहाँ साइन ना करे तुम भी साइन मत करना। अनदर इज द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये तो लेटेस्ट है, 2017 की, लीगली बाइंडिंग है, इसका भी इंडिया मेंबर नहीं है। नेक्स्ट, ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशंस। अब इंडिया ने ये साइन नहीं कर रखे, इसलिए इंडिया को इसकी मेंबरशिप नहीं मिली। अब इसकी मेंबरशिप मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा उससे? जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की डिमांड को, एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो वो आपस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करेंगे, तो वो बड़ी दिक्कत की बात है। हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे होंगे? तो इंडिया ने अपने बायलैटरल रिलेशंस इस्तेमाल किए। 2008 में स्पेशल एग्रीमेंट साइन किया यूएसए के साथ। इसके हम मेंबर नहीं बने, ये 1974 में बनाया गया था। 48 मेंबर हैं, इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया ट्राई करता है कि मैं इसका मेंबर बन जाऊँ ताकि न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस कर सकूँ। इंडिया ने कहा कि हम न्यूक्लियर एनर्जी सिविल पर्पज से इस्तेमाल करेंगे, हम मिलिट्री पर्पज से नहीं करेंगे, आप कर लो। तो तब 2008 में यूएसए ने साइन कर लिया। लेकिन क्या चाइना इसका मेंबर है? आंसर यस। 2018-19 के आसपास की बात है, उसमें एक बार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और इसमें वोटिंग हुई कि इंडिया का इसका मेंबर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। 44 नेशन ने इंडिया का साथ दिया कि बनना चाहिए। 4 कंट्रीज़ इंडिया के अगेंस्ट थी कि नहीं बनना चाहिए। उनमें से तो फिर तो बन जाना चाहिए था, इतने सारे ज़्यादा। चाइना ने वीटो इस्तेमाल कर दिया। उन 4 में चाइना था, और यही वीटो पावर का सबसे बड़ा इशू है कि एक ने मना कर दिया ना, मान लो 47 एक साइड होते और चाइना अगेंस्ट होता तो भी नहीं बनता इंडिया। तो 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी सहमति होनी जरूरी है। इसलिए चाइना के साथ लॉन्ग टर्म में इंडिया के रिलेशंस अच्छे होने ही पड़ेंगे, भारत की मजबूरी है वो। अगर इंडिया सच में अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहता है तो चाइना के साथ दुश्मनी करने में भारत का कोई फायदा नहीं है। यही रियल इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और ये नेशनल इंटरेस्ट है, आपको समझना होगा इस बात को। आप चाइना के साथ ग्रो करना चाहते हो तो चाइना का साथ चाहिएगा उसमें। अब इसमें इटली भी था, इसमें न्यूजीलैंड भी था, जो ये 4 मना कर रहे थे। फिर बाद में इटली के साथ रिलेशंस बढ़िया किए धीरे धीरे। आज आपको पता ही है मेलोडी शेयर हो रही है आपस में। लेकिन चाइना इज़ ए कंसर्निंग पार्ट फॉर इंडिया। एंड इंटरव्यू का भी बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक हु इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी? इज इट पाकिस्तान और चाइना? चलो कमेंट सेक्शन में आप बताओ। MTCR 35 कंट्रीज़ है। अच्छा, ये बाकी जो 3 ग्रुप है ना, ये क्वेश्चन आया था CSC में कि इनमें से कौन से में इंडिया मेंबर है और कौन से में चाइना। इन 3 में इंडिया है, चाइना नहीं है। इसमें चाइना है, इंडिया नहीं है। बन जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है बन जाएगा। मेरी एनालिसिस ये बोलती है, लेकिन समय लगेगा। चाइना को विद टाइम काउंटर करेंगे हम। काउंटर क्या है? कोलैबोरेशन ही करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करके काउंटर करना पड़ेगा, ठीक है? वही इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा। और जब जब चाइना को तकलीफ करेंगे तब तब वो
इंडिया को तकलीफ करेगा। मतलब जब चाइना को ऐसा लगेगा अब इंडिया आगे जा रहा है मुझसे, वो इंडिया को उलझाएगा बॉर्डर पे। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे खतरनाक बात है कि भाई कोई कंट्री अगर ग्रो कर रही है ना, उसको सिक्योरिटी में उलझा दो तो उसको सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, जो इकोनॉमिकल सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वहाँ से फोकस घट जाएगा, और जैसे ही ये फोकस घटेगा उस सोसाइटी में अनरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अनरेस्ट आएगा ये फर्दर कंट्रीब्यूट करेगा सोशो इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन को, ये डेवलपमेंट को डिक्रीज करने में। और यहाँ पे बस उलझाए रखो इस चीज़ को। यही गलवान वैली के दौरान हुआ, और यही अब रिसेंट टाइम में ऐसी जब अरुणाचल प्रदेश को कभी दिखा देते हैं कि हाँ भाई चाइना का पार्ट है, ये इस तरीके की टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, यही सब खेल होते हैं उसमें। यही 2017 में डोकलाम में देखने को मिला था। आपके लिए इसमें अच्छा ये है थोड़ा सा कि आईटीबीपी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, और सरकार को भी समझ में आ रही है कि सीएपीएफ कितना इंपॉर्टेंट है, आईटीबीपी कितना इंपॉर्टेंट है। और जब हम देखते हैं कि आईटीबीपी की शुरुआत हुई 1962 में और आज इसमें 60 बटालियंस है और रिसेंट में 9 बटालियंस की और मंजूरी दी गई थी, तो इससे ओवरऑल फोर्स अपग्रेडेशन होती है, प्रमोशन फास्ट होते हैं, ये सब चीज़ें। वासीनार अरेंजमेंट फोकस करता है कन्वेंशनल आर्म्स और ड्यूल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी पे। 42 मेंबर्स हैं। सीडीएस में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी, ये भी। सीएपीएफ में भी आने की संभावना है। इसमें 42 मेंबर्स हैं, इसमें 43 हैं। ये कंट्रोल करता है एक्सपोर्ट, ये मिसाइल से रिलेटेड है, ये कन्वेंशनल आर्म्स डुअल यूज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें 43 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। ये हमने अब देख ही लिया चीज़ों को। यूरोपियन यूनियन अभी सीएससी में भी क्वेश्चन था, इसका कौन मेंबर नहीं है। भाई इसमें 27 मेंबर हैं, पहले 28 थे। यूके बाहर निकल गया था जब ब्रेक्जिट हुआ था, ब्रिटेन एग्जिट, उसमें यूके बाहर निकला था। और स्विट्ज़रलैंड इसका पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का, स्विट्ज़रलैंड, यही क्वेश्चन था, स्विट्ज़रलैंड इसका पार्ट नहीं है। यूरो इसकी करेंसी है, हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम ब्रसेल्स में है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ इसको 2012 में मिल चुका है। ट्रीटी मैस्ट्रिच ट्रीटी से ये इकट्ठे आए थे नेशंस, ताकि शांति स्थापित हो सके इस रीजन में, प्रोस्पेरिटी आए, सॉलिडेरिटी आए और अच्छे से काम कर सके, यूरोप आगे बढ़े एक यूनिट के रूप में, क्योंकि काफ़ी छोटे 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 कंट्रीज़ हैं और है ना, ट्रेन घूम जाती है इतने में पूरे एरिया में। अरब लीग 22 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर पूछा हुआ है पास्ट में, कायरो इजिप्ट। शुरुआत हुई 1945 में। ट्रीटी अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल या कायरो पैक्ट। 22 मेंबर इंक्लूडिंग पैलेस्टीन। पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, भारत इसका पार्ट नहीं है। एग्जाम में दे देगा पाकिस्तान है, भारत है, नहीं। भारत ऑब्जर्वर की तरह अटेंड करता है मीटिंग में, जैसे पूरी अरब नेशंस के साथ मीटिंग इकट्ठी कर ली, कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल कर लिया। तो दीज कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अरब लीग। इनका मेन मकसद क्या है, क्या भाई जो आपके कॉमन इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करना, ठीक है जी। ये हुआ अरब लीग। नेक्स्ट इज द अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम जानते हैं कि G20 में इसको सम्मिलित किया गया, 55 मेंबर्स हैं, ठीक है। G20 माइलस्टोन जुड़ा हुआ है, DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स, दीज आर द मेन पिलर्स। हेडक्वार्टर की बात करें तो इथोपिया में है, एडिस अबाबा, और ठीक है, बस यही वर्ल्ड लार्जेस्ट FTA बाय द नंबर ऑफ कंट्रीज, अफ्रीकन यूनियन G20 का पार्ट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पेपर 2 में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं दोस्त, ये बुक लो, सारी समस्याओं का समाधान इन बुक्स में है। ये PYQs हैं 12 साल के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और ये आपकी पेपर 2 में 135 टॉपिक्स हैं, 20 टॉपिक अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा PDF फॉर्म में। ये हार्ड कॉपी फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर होगी। 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको जब ऐप पे जाओगे, इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का। जो जिस मीडियम में चाहिए वही चूज़ करना, ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश में चूज़ कर लिया और फिर हिंदी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो उधर बनाया हुआ है कॉलम इसलिए बनाया हुआ है, ठीक है। काफ़ी ट्रस्टेड बुक है, हज़ारों एस्पिरेंट्स इस किताब का फ़ायदा लेते हैं। सारे कंपोनेंट्स कवर हैं, एस्से, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मेटिंग बताइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग बताइए, हर एस्से का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहले एस्से का स्ट्रक्चर है, फिर मॉडल आंसर है, फिर सिमिलर टॉपिक हैं। एक एस्से में ये बताया हुआ है कि सोचना कैसे है, और ग्रामर के रूल्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सब है इसमें। एक जो कंटेंट चाहिए लास्ट मोमेंट पे वो सब है कैंडिडेट को, इससे बाहर कुछ नहीं है। और इसमें से डायरेक्ट टॉपिक हर साल आते हैं। पिछली बार 8 टॉपिक्स आए थे 10 में से, AVKS में 9, सॉरी, प्रूफ के साथ टेलीग्राम पे डाला था। और दोस्त बात डायरेक्ट टॉपिक आने की नहीं है, बात ये है कि जब इतना पढ़ लेते हैं ना तो फिर वो जो मर्जी पूछ ले वो सब लिख लेंगे। इसमें फिलोसफिकल एसेज भी कवर हैं, IR बेस्ड 18 एसेज हैं इसमें, तो इससे बाहर क्या ही पूछ लेगा वो। सेम विद द PYQs आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीट होते हैं PYQs। तो आप AVKS के ऐप से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, कोई डाउट आए तो ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है GCC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पास में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके मेंबर्स को लेकर क्वेश्चन आया था। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल स्टार्ट हुआ 1981 में रियाद, सऊदी अरेबिया में। मेंबर कंट्रीज़ में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE। कौन मेंबर नहीं है? इराक और ईरान मेंबर नहीं है, यही क्वेश्चन था। हेडक्वार्टर हमने देखा रियाद, सऊदी अरेबिया। पर्पज़ जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए।
पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी फुलफिल करता है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी फुलफिल करता है, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इनका इंडिया। गल्फ कंट्रीज तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायस्पोरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनर्जी सिक्योरिटी पे तो ऐसे बनता ही है आपका पेपर 2 का। ओपेक अभी न्यूज़ में था, यूएई ने बोल दिया कि मैं बाहर आ रहा हूँ इससे, हालांकि प्रोसेस रहेगी उसकी बाहर आने की, लेकिन बाहर आने का डिसीजन लिया है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर बेस्ड कि किस कंट्री ने ओपेक से बाहर आने की बात की है, तो यूएई इज़ देयर। 1960 में शुरुआत हुई बगदाद में, हेडक्वार्टर वेना ऑस्ट्रिया, और पेट्रोलियम पॉलिसी पे कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि प्राइस क्या रहेगा, सप्लाई कैसे इंश्योर करनी है। ये मेंबर कंट्रीज़ हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला, अल्जेरिया, कोंगो, गैबन, गिनिया, लीबिया, नाइजीरिया। और ओपेक प्लस की बात होती है ना, 10 अदर कंट्रीज़ भी आ जाती है। 2016 में कॉन्सेप्ट आया ओपेक प्लस का, तो ये नॉन ओपेक मेंबर है लेकिन ओपेक प्लस के मेंबर्स हैं। इसमें रशिया भी है, मलेशिया भी है, कजाकिस्तान भी है, सूडान भी है, साउथ सूडान भी है। भारत इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना है। ब्राज़ील ने ज्वाइन किया था ओपेक प्लस 2025 में। और क्रूड ऑयल प्रेजेंट टाइम में कितना इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे क्या स्थिति है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी भारत की कोर पॉइंट है इस टाइम पे किसी भी कंट्री की। तो पेपर 1 पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल इसके मेंबर्स की बात करें तो 23 मेंबर स्टेट्स हैं, 4 डायलॉग पार्टनर है और एक सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट मॉरिशस में है। और जो ये मेंबर स्टेट्स हैं इसमें अफ्रीका भी है, वेस्ट एशिया भी है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है और अदर्स हैं। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। क्या भारत है? आंसर है यस, इंडिया इज़ द मेंबर। इसमें बात आती है कि क्या चाइना है इसका पार्ट, तो आंसर है नो, चाइना इसका पार्ट नहीं है। क्या पाकिस्तान इसका पार्ट है? आंसर है नो, पाकिस्तान भी इसका पार्ट नहीं है। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यही थी। और 1997 में इसकी शुरुआत हुई। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके रीजनल बेसिस पे, सेक्रेटेरिएट मॉरिशस में, और डिसीजन मेकिंग सहमति से लिया जाता है डिसीजन। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें चेयरमैनशिप है, सॉरी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और चेयरमैनशिप है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बॉडी हैं इसमें। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, ये मेन इंपॉर्टेंट था। बात आती है कॉमनवेल्थ की। हालांकि जो ऊपर वाला है उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मैरीटाइम सेफ्टी, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पीपल टू पीपल कनेक्टेड, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, उसका मेन ये काम है। कॉमनवेल्थ पे भी ज़्यादा कभी ध्यान दिया नहीं यूपीएससी ने, ऐसे पे क्वेश्चन बना नहीं। 56 मेंबर्स हैं इसमें। जो भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे ना, उन सब ने मिलकर कॉमनवेल्थ नेशंस का ग्रुप बनाया। क्या भारत इसका मेंबर है? आंसर है यस। तो इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। शुरुआत हुई 1926 में, लंदन डिक्लेरेशन हुई 1949 में, और 56 मेंबर्स हैं इसमें। बस यही याद रखने वाली बात है। और कॉमनवेल्थ नेशंस में जैसे फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव है जिसे हम अम्बेसडर बोलते हैं, तो ये आपस में हाई कमिश्नर बोलते हैं। अब चाणक्यपुरी दिल्ली में जाओगे ना, उधर आपको दिखेगा हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे अम्बेसी ऑफ पाकिस्तान नहीं लिखा मिलेगा। जो कॉमनवेल्थ नेशंस नहीं हैं वो अम्बेसी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट है वो हाई कमीशन इस्तेमाल करते हैं वर्ड। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था। इंटरव्यू में इस तरीके की चीज़ें पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखता है, या कॉमनवेल्थ नेशंस की बात आती है। कॉमनवेल्थ गेम्स रेगुलर बेसिस पे होते हैं और इंडिया में 2010 में हुए थे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में यूएन के बाद। ये पास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। शुरुआत हुई 1969 में, सितंबर 25 में, मोरक्को में सबमिट थी। 57 मेंबर्स हैं, 4 कॉन्टिनेंट्स हैं। कोर एम है कि कलेक्टिव वॉइस हो सके मुस्लिम वर्ल्ड की। तो क्या भारत में तो मुस्लिम पॉपुलेशन है, भारत भी इसका पार्ट है? आंसर है नो। क्या पाकिस्तान इसका पार्ट है? आंसर है यस। और सऊदी अरेबिया अपने आप को इसका लीडर बताता है क्योंकि इसका सेक्रेटेरिएट भी सऊदी अरेबिया में है। और बस यही चीज़ें ध्यान रखने हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है। जब मुस्लिम वर्ल्ड की बात आती है तो अपनी बात रहे, लेकिन इंडिया पार्टिसिपेट करता है क्योंकि इंडिया भी मुस्लिम वर्ल्ड में सिंह है, इंडिया में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट इज़ द आर्कटिक काउंसिल। 8 मेंबर हैं, फोकस रहता है इन्वायरमेंट पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड करते हैं ये मिलिट्री मैटर को, कोई मिलिट्री मैटर डिस्कस नहीं होगा। 8 मेंबर कौन कौन है? क्या इंडिया है? आंसर है नो। पास्ट में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके मेंबर्स कौन है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इससे। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएस। अब देखेंगे वैसे इनकी बनती नहीं है रशिया और यूएसए की, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स में ये कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ओटावा डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो ये है आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड। तो 1996 में उसकी फॉर्मेशन हुई थी। 5 आइज अलायंस, क्या ये मिलिट्री अलायंस है? आंसर है नो। ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है जिसमें 5 कंट्री हैं, यूएसए, यूके और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड।
क्या इंडिया इसमें है? आंसर है नो। क्या चाइना है? आंसर है नो। क्या इंडिया को इसका पार्ट बनना चाहिए? बनने में कोई हर्ज भी नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंस शेयरिंग पे फोकस रहता है आपस में इनमें, और कहीं ना कहीं फिर ये सिक्योरिटी पार्ट को बेहतरीन बनाता है किसी भी कंट्री के लिए। फाइव आइज अलायंस, अगर इस तरीके ये न्यूज़ में था, किस चीज़ से रिलेटेड है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है और मेंबर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर्मली जो बना था 2010 में बना था। क्या नेटो जैसा है? आंसर है नो। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पास्ट में कई क्वेश्चन आए हुए हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत बना था और 1944 में इसकी शुरुआत हुई। अगर ग्रुप की बात करें तो इसमें 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं। IBRD इज़ देयर, IDA इज़ देयर, IFC इज़ देयर, मीगा इज़ देयर, ICSID इज़ देयर। इंडिया इन 4 का तो मेंबर है, इसका मेंबर नहीं है 5th वाले का। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये तो जैसे मिडिल इनकम वालों को फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, ये लो इनकम कंट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, ये प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करता है ग्रोथ में, ये क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करवाता है और ये कोई डिस्प्यूट होता है तो उनको रिजोल्व करवाने का काम करता है। इसमें लार्जेस्ट जो शेयर है वो USA का है, इसके बाद जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, इंडिया भी शेयर होल्डर है। पहले रिपोर्ट निकालता था जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन ये बोला कि बाइट रिपोर्ट है, अब डिसकंटिन्यू कर दी। इसके अलावा ये इंडेक्स निकालता है, कुछ 189 मेंबर्स हैं और देख लेते हैं इसके बारे में। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का अगर बात हो तो वर्ल्ड बैंक की बात होगी, वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप था, ये वर्ल्ड बैंक है और एज एन IBRD इसकी शुरुआत हुई, बाद में इसका नाम वर्ल्ड बैंक कर दिया गया। ये हमने देख लिया। क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर है? आंसर यस। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है कि भाई जीरो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इस पर फोकस करना है। और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जिसमें IBRD मैंने बताया 189 मेंबर्स हैं, 1960 में शुरुआत हुई। इसमें 174 है, इसकी 1960 में हुई। इसके 186 हैं, इसकी 1956 में हुई। इसमें 182 हैं, इसकी 1988 में हुई। इसके 158 हैं, इसकी 1966 में हुई। तो क्या इंडिया इनका मेंबर है? तो 4 का मेंबर है, अभी मैंने बताया, इसका नहीं है। इसका काम है मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस देना, इसका लो इनकम को, इसको प्राइवेट सेक्टर को, और ये गारंटी देता है, ये आर्बिट्रेशन करवाता है, ठीक है। पास्ट में यही क्वेश्चन आए हुए हैं, CSC में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन, ठीक है। तो CAPF में भी आने की संभावना है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, आंसर है यस। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें 191 वाशिंगटन DC में, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। ये भी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस की ही देन है और इसमें मेजर पावर USA है वोटिंग पावर की बात करें तो, और जापान, चाइना। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इन चीज़ों के रिगार्डिंग कि SDR किससे रिलेटेड है, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, ब्रिक्स से रिलेटेड है, तो IMF से रिलेटेड है। ये क्या है? ये 5 करेंसीज की वैल्यू के बेसिस पे इसको बनाया गया है, जिसमें डॉलर है, यूरो है, रेनमिनबी है, येन है, पाउंड है, और कहीं ना कहीं एक नई तरीके की करेंसी इसको बोल सकते हैं। कोटा सिस्टम होता है इसमें IMF का, जितना उनका वो डोनेट करते हैं उसके अदर फैक्टर्स हैं, इकोनॉमी साइज क्या है, उसके बेसिस पे कोटा बनता है और उसके हिसाब से वो लोन ले सकते हैं IMF से उतने परसेंटेज। तो SDR किस चीज़ से रिलेटेड है? IMF से रिलेटेड है। WTO इज़ देयर, पास्ट में कई क्वेश्चन बने हैं इसमें, CSC में भी बने हैं, CAPF में भी बने हैं और इजी कैटेगरी के क्वेश्चन बने हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। मेंबरशिप की बात करें 166 है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है इसमें। पहले एक जनरल एग्रीमेंट होता था टैरिफ एंड ट्रेड, 1948 में था, लेकिन बाद में वेरियस राउंड्स हुए, अलग अलग जगह पे मीटिंगें हुई, उनको राउंड्स बोलते हैं। तो 1986 से 1994 के बीच में उरुग्वे राउंड हुआ, वहाँ पे काफ़ी सारी नेगोशिएशन हुई। बोला एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट कर सके, कि मनमाना ढंग ना हो और फेयर ट्रेड हो सके पूरे वर्ल्ड में। तो दैट इज़ द मरक्केश एग्रीमेंट। 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश किया WTO को। इसके मैंडेट में यही है कि गुड्स एंड सर्विसेज का अच्छे से ट्रेड हो सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंश्योर हो सके, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ना लगे किसी कंट्री पे, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ना हो। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन और फेयर कंपटीशन, फ्री ट्रेड, प्रिडिक्टेबिलिटी, ये की प्रिंसिपल्स हैं इसके। ये लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है होती है इसकी, गवर्नेंस में जनरल काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है। लेकिन ये एग्रीमेंट्स पास में पूछे हुए हैं कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है? WTO से। ये आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज किससे रिलेटेड है? वो भी WTO से। ये ट्रिप्स का तो कई बार पूछ लिया कि किससे रिलेटेड है, ये भी WTO से। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड बैरियर, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, ये किससे रिलेटेड है? WTO से। और ट्रिम्स किससे रिलेटेड है? ये भी WTO से। इस पे भी माइक्रो लेवल पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं पास्ट में। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये बोलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टेट है, कोई भी मतलब नेशन है, वो वेरियस टाइप्स की सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, हमें पता है, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं। और वो सब्सिडी को ये बोलता है कि 3 तरीके की सब्सिडी होती हैं, एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एक एम्बर बॉक्स सब्सिडी और एक ब्लू बॉक्स सब्सिडी।
दोबारा से बता देता हूँ, ग्रीन बॉक्स, एम्बर, AMBER, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या बता रहे हैं, पास में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। ये 3 टाइप की सब्सिडी हैं। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में WTO बोलता है कि इससे वर्ल्ड को कोई नुकसान नहीं होता, आप इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करवा सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई डिस्टोर्शन नहीं। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें एग्जांपल है जैसे फार्मर को कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी, बेटर प्रोडक्शन हो सके, जिससे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, रिसर्च हो गई, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, आप ऐसा कर सकते हो। इसमें वर्ल्ड में कोई दिक्कत नहीं WTO को। एक है एम्बर बॉक्स, इसमें सरकारें किसानों को आर्टिफिशियली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हेल्प करती हैं, और WTO इसको लिमिट करना चाहता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये नेचुरल फेयर सिस्टम के अगेंस्ट है। इसमें क्या हुआ कि फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई, MSP स्पोर्ट हो गया, लेकिन इसमें ये बोलता है कि देखो, हम ये बात समझते हैं कि किसान को डेवलपिंग नेशंस में या डेवलप नेशंस में सहायता की ज़रूरत है सरकार की, और आप सहायता उसको प्रोवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10% हम एक लिमिट लगाते हैं डेवलपिंग नेशंस के लिए, ये ऑफिशियल लिमिट है जो बता रहा हूँ, और 5% है डेवलप्ड नेशंस के लिए। मतलब जो टोटल प्रोडक्शन है, मान लो आपने किया 100 लाख करोड़ का, 100 लाख करोड़ का प्रोडक्शन, ठीक है, वीट, राइस या सारी फसलों का जो भी, उसका 10%, इस वैल्यू का 10% सरकार सब्सिडी में लगा सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा लगाती है तो फिर वो कहीं ना कहीं WTO के रूल्स का उल्लंघन है। तो अब इंडिया हमेशा इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी में रहता है कि आप भाई MSP यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हो, आप PM किसान योजना देते हो, आप फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देते हो, तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड में जो एग्रीकल्चर है उसके ट्रेड को लेके वो फेयर नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है, और इस पर कंट्रोवर्सी चलती रहती है। इंडिया कहते हैं नहीं नहीं भाई, एग्रीकेरियन सोसाइटी है, किसानों की हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी हेल्प करेंगे, और हम कुछ भी WTO के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें रहती हैं, और ये भी एक रीज़न है कि MSP को लीगलाइज नहीं कर पा रही सरकार। ये एंगल पता नहीं होता ना, ये मुद्दा ज़्यादा उठता, आम आदमी क्या समझेगा बताओ इस बात को। और नेक्स्ट है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में ये आप ऐसा मानो, एम्बर बॉक्स पे लिमिटेशन का काम ब्लू बॉक्स करता है कि भाई ठीक है, आप हेल्प करनी है ना, प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, बढ़ा लो, आप हेल्प कर लो, लेकिन एक लिमिटेड मैनर में हेल्प करो। तो ये 3 तरीके की सब्सिडी है। अब इसको और कॉमन भाषा में समझना है तो आप ऐसा समझो कि कोई एग्ज़ाम होने, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वर्ल्ड लेवल पे, अगर ग्रीन बॉक्स की बात करें तो वहाँ पे देशों ने बोल दिया कि हमारे टीचर्स फ्री में कोचिंग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग दो, आप पढ़ाओ, फेयर रखो सिस्टम को, अब पढ़ के कोई आए, कोई दिक्कत नहीं। एम्बर बॉक्स में ये बोल रहा है कि जो टीचर है वो सबको पास कर दे रहा है, अपने अपने स्कूल के बच्चों को, ठीक है, अपने स्कूल के बच्चों को पास कर दे रहा है, फेवर कर दे रहा है कि भाई उन्हें जैसा भी एग्जाम लिखा हो, कोई नहीं, इसको पास करो, ये अपने स्कूल का बंदा है। ब्लू बॉक्स में ये बोल रहा है कि ब्लू बॉक्स ये बोलता है कि ठीक है, आप कुछ कैटेगरी के बच्चों को पास कर सकते हो, लेकिन सबको मत करो ना। जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, ठीक है, उसको कुछ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवा दो, कुछ उसको मार्क्स दे दो, ग्रेस मार्क्स दे दो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरीके से पास कर दिया और आपका था वो इसलिए। तो एक एग्जांपल दिया मैंने, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एग्रीकल्चर जो स्कीम्स है उसका एग्जांपल लेके रखो। चलो आगे देखते हैं। AIIB हेडक्वार्टर इसका पास्ट में पूछा हुआ है, इसके हेडक्वार्टर को लेके कभी कभी माइंड में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले इसके मेंबर देख लेते हैं कि मेंबर कहाँ हैं इसके। मेंबर हैं इसके 111, और AIIB में जो लार्जेस्ट शेयर है वो चाइना का है, लार्जेस्ट शेयर है चाइना का है, और सेकंड लार्जेस्ट है भारत का, रशिया भी है, फिर जर्मनी भी है। हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का बताओ, चलो आप कमेंट सेक्शन में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इंडिया लार्जेस्ट बोरोवर है इसके फंड से, सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और लार्जेस्ट बोरोवर है, यही स्टेटमेंट आई थी पास्ट में एग्जाम में, तो ये सही है। और ये IMF वर्ल्ड बैंक इनको काउंटर करने के लिए है, और ये वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा उठाया हुआ है भारत में। ये हमने देखा AIIB। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें भी भारत है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। इस पर थोड़ा सा बातें उठती रहती हैं, तो थोड़ा गूगल करोगे आपको आइडिया आएगा, इसका भी थोड़ा चेंज हुई है लोकेशन। नेक्स्ट, लेकिन ये भी सही है, एग्जाम में ये आए तो सही है आंसर है, अलग अलग वेरिएशन आती हैं इसमें भी। इस्टेब्लिश्ड हुआ 1966 में, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया कि क्या एशिया कॉन्टिनेंट के कंट्रीज ही इसका पार्ट बन सकते हैं, आंसर है नो, एशिया पैसिफिक दोनों बन सकते हैं। इसने कह दिया UN का कोई भी मेंबर हो वो बन पाएगा, ओपन टू ऑल UN मेंबर्स। फाउंडिंग मेंबर इंडिया है, जो न्यूएस्ट मेंबर है वो टर्की है। पावर की बात करें, वोटिंग पावर की बात करें तो जापान और USA के पास सबसे ज़्यादा पावर है, ये भी क्वेश्चन बनता है। इंडिया बाद में आता है तीसरे नंबर पे, मतलब पहले नंबर पे दोनों, फिर चाइना, फिर ये। ट्रेडिशनली इसका प्रेसिडेंट जापान से रहता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करवाते हैं मेनली इन चीज़ों के लिए। बस यही चीज़ें इसमें याद रखनी थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट इज़ द OPCW, 2025 में CFF पे क्वेश्चन भी आया इसमें। ये ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेग नीदरलैंड में।
मेन काम क्या है, इम्प्लीमेंट करना केमिकल वेपन कन्वेंशन को, जो कि ये इस्टेब्लिश किए गए थे 1997 में। इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला इस काम के लिए। फंक्शन यही है, ये सारे कन्वेंशन को लागू करवाना। मेन जो वर्ल्ड को केमिकल फ्री बनाना है। 193 कंट्रीज़ हैं इसमें, और जो इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान, इन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया है, ना इसको साइन किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया ने किया हुआ है। आंसर है यस, इंडिया साइंड द ट्रीटी। ठीक है, ये बोलेंगे कि कब बना था ट्रीटी, ये 1997 में ये बना था, ये ट्रीटी पुरानी है। ठीक है, और इसको जो 2024 में OPCW द हेग अवार्ड वाज अवॉर्डेड टू, ऐसा ही पूछा था, तो इंडियन केमिकल काउंसिल को मिला था। यही क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, इन फ्यूचर भी आ सकता है। 25 में किसी को मिला गया, 25 में किसी को नहीं मिला, ये 24 में मिला था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी ये। FATF न्यूज़ में रहता है, 1989 में बना बाय G7। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फोकस है इसका, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे फोकस है, और हमारे यहाँ पे भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है 2002 का, आप देखेंगे PMLA, और इसके मैंडेट को एक्सटेंड किया गया टेररिस्ट फाइनेंसिंग में और प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग में। की एरियाज़ हैं मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करना और टेरर फाइनेंसिंग को काउंटर करना। इंडिया मेंबर है क्या, 2010 में इंडिया मेंबर बन गया था। आपने UAPA पढ़ा होगा, सुना है कभी नाम? UAP, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये बना था 1967 में। मल्टीपल टाइम्स अमेंड हुआ है ये। 2008 में मुंबई अटैक हुआ, तब इसमें अमेंडमेंट हुआ, 2012 में अमेंडमेंट हुआ, 2019 में अमेंडमेंट हुआ। तो जैसे टाडा वगैरह है ना, तो उनकी जगह बाद में यही चला भारत में। अभी ये सुप्रीम एक्ट है, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और एक ही है सबसे स्ट्रिंजेंट एक्ट में गिनती होती है इनकी। तो 2012 में ये अमेंडमेंट पता क्यों हुआ? क्योंकि 2010 में इंडिया इसका मेंबर बना, और इसके प्रोविजंस को लागू करने के लिए जो टेरर फाइनेंसिंग वगैरह चीज़ें हैं वो इसमें ऐड की गई, इसलिए इसको अमेंड किया गया था। ये इंटरकनेक्शन आनी चाहिए आपको, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ना किसी के नोट्स में लिखा मिलेगा। ये मेरी नॉलेज है, मेरी एनालिसिस है, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप अब सीख जाओगे इन चीज़ों से। ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट ये निकालता है। पास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो FATF से रिलेटेड है, हेडक्वार्टर पेरिस में। और ये आपका ग्रे लिस्ट मतलब वार्निंग दी हुई है उनको, ब्लैक लिस्ट मतलब अब वो ब्लैक लिस्टेड कर दिया इनको कोई। अच्छा, क्या ग्रे लिस्ट और क्या ब्लैक लिस्ट? इनको पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी, ना IMF से, ना वर्ल्ड बैंक से, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक से, किसी इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्शंस लगा दे जाएंगे इन पे। ग्रे लिस्ट मतलब कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी इस पर, और रेगुलर मॉनिटरिंग होगी इनके फाइनेंसिस फ्लो पे। तो अब ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आता जाता रहता है, ऐसे इंडिया डिमांड करता है उसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, करते नहीं है। वेस्टर्न डोमिनेंस है एक, ये भी फैक्टर है। नॉर्थ कोरिया, इसमें ईरान है, म्यांमार है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार। नेक्स्ट इज द IAEA और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये तो न्यूक्लियर से रिलेटेड ही है, पता ही चल रहा है कि प्रमोट करता है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब बढ़ावा नहीं देना उस चीज़ को। इसको ये ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट करती है UNGA और UNSC को। इंडिया इसका सिग्नेटरी है और इसको रेटिफाई भी किया हुआ है। इंडिया बोल रहा है कि ठीक है, हम न्यूक्लियर एनर्जी सिविलियन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमें ज़रूरत है जी, इसलिए 2008 में फर्दर साइन हुआ एग्रीमेंट, और उसके बाद कंटिन्यूस अदर कंट्रीज़ के साथ साइन हुआ। एक रिस्पॉन्सिबल पावर इंडिया ने कहा, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। अच्छा, ये भी पेपर 2 में पास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है हमारे आर्गूमेंट में कि क्या आपको सच में लगता है कि जो ये न्यूक्लियर डेटरेंस है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, ये भारत की न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करती है, या इसको चेंज करना चाहिए? आप बताओ कमेंट सेक्शन में। अब ये सिमिलर से नाम है, लेकिन ये एनर्जी की बात करती है। ऑयल क्राइसिस के बाद बनी थी 1974 में, फाउंडेड बाय द OECD मेंबर्स। इसमें टोटल 32 कंट्रीज़ हैं। एक कैंडिडेट कंट्री टू IEA मस्ट बी ए मेंबर कंट्री ऑफ OECD। इसके अलावा एसोसिएट मेंबर भी हैं, जैसे इंडिया है, लेकिन ये मेन क्वेश्चन बनेगा नहीं इस पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इसके बारे में इसलिए डाला कि पता होना चाहिए, कंफ्यूज ना कर दो। ये कन्फ्यूजन में पूछता है, इसलिए यहाँ पे डाला। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये 6th ऑर्गन है इसको डिस्कस करेंगे बाद में। पहले क्रिमिनल कोड को देख लेते हैं। रिसेंट में माली, बुर्किना फासो, नाइजर, इन्होंने विड्रू किया है इससे, क्रिमिनल कोर्ट से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। 1 साल लगेगा इस चीज़ को इफेक्ट होने में। हेडक्वार्टर इसका एक नीदरलैंड में, इसका भी एक नीदरलैंड में। स्टैब्लिश्ड बाय द रोम स्टैट्यूट, ये पास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन में दोनों डाल देता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है कैंडिडेट को। इंडिया, USA, इजराइल, चाइना, रशिया, ये कोई भी मेंबर नहीं है इसका। ठीक है, 125 मेंबर्स हैं, लेकिन ये इनमें से कोई नहीं है। अब ये देख लेते हैं, ये तो UN का प्रिंसिपल ऑर्गन है, हमें पता ही है, और 6 में से 5 के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसका नीदरलैंड में है, ये हमको पता है। इसमें 15 जजेस होते हैं, 9 साल की टर्म होती है एक जज की, और 3 साल पे 1/3 जज रिटायर हो जाते हैं। और सिस्टम राज्यसभा वाला है, इसमें सेट कर रखा है उन्होंने। और एक कंट्री से एक से ज़्यादा जज नहीं हो सकता। और जो जजेस हैं वो मैजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, ना कि वो कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। रिटायरमेंट के बाद री-इलेक्शन हो सकता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा जितना बनना होगा।
टेस्ट सीरीज है, स्टार्ट हो रही है, ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, यू पीपल कैन एनरोल इन दिस। दोस्त एक बार देखो करके, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, कोई गलत सलाह नहीं दूंगा आपको। ये वही डिफरेंस बताया है कि 1946 में स्टार्ट हुआ कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये नहीं है, ठीक है, ये 2002 में हुआ है। और ये सिविल कोर्ट है, ये क्रिमिनल कोर्ट है, ये यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल इसमें जा सकते हैं, हेडक्वार्टर दोनों के सेम है। अभी सीएससी में क्वेश्चन बन गया यहाँ से, इंटरपोल हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में, ठीक है, इस्टेब्लिश 1923। और लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनमें कोऑपरेशन का काम करती है। 196 मेंबर्स हैं प्रेजेंट टाइम में। वेरियस टाइप के नोटिस जारी करते हैं। तो कलर कोडिफिकेशन पे ही सीएससी में क्वेश्चन था, तो रेड नोटिस वांटेड पर्सन के लिए, ग्रीन वार्निंग इंटेलिजेंस, येलो मिसिंग पर्सन के लिए, ऑरेंज इमिनेंट थ्रेट के लिए, ब्लू नोटिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, पर्पल मोडिस ऑपरेंडी के लिए, और ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए। अब इसमें नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो फोकल पॉइंट है हर कंट्री का आगे बात करता है, तो भारत की तरफ से कौन है? सीबीआई इज द एनसीबी, भारत की तरफ से। ये पॉलिटी की क्लास में भी आपको पढ़ाया हुआ है, ये इसके मेन काम है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। सर ऐसी क्या मजबूरी है हमें ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना पड़ रहा है और आप पढ़ा रहे हो? मजबूरी ये है दोस्त, पास्ट में क्वेश्चन आया था इससे। ये तो वर्ल्ड टॉयलेट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 19 नवंबर को, और रिकॉग्नाइज किया यूएन ने 2013 में इसको। ये यूएन की कोई एजेंसी नहीं है, बट कंसल्टेटिव स्टेटस है इसका इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के साथ यूएन की। और वर्ल्ड टॉयलेट समिट हुई न्यू दिल्ली में, होस्टेड विद द सुलभ इंटरनेशनल। यही बस प्रमोट करता है सैनिटेशन अवेयरनेस, और ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जब आप 6-7 ये पढ़ोगे तब आपको आइडिया आएगा, तो वो इन चीज़ों के बारे में बात करता है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी 1994 में एस्टेब्लिश हुई, यूएन क्लोज के बारे में आपने सुना होगा। और डीप सी बेड रिसोर्सेज की बात करता है, कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड के। हेडक्वार्टर की बात करें तो किंगस्टन जमाइका, एस्टेब्लिश्ड 1994, 172 मेंबर्स। और ये वेरियस ग्रांट करता है एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मिनरल्स, जिसमें पॉलीमेटालिक न्यूडल्स हैं, सल्फाइड्स हैं, ऑल्सो प्रमोट मैराइन साइंटिफिक रिसर्च। यूएसए ने इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ यूएन क्लोज को। और जब यूएन क्लोज के देखो, सबका अपना एक दायरा है। यूएन क्लोज मतलब क्या है कि आपको इतने आपके टेरिटोरियल राइट रहेंगे, इतना ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस पर इस कंट्री के राइट रहेंगे, है ना। लेकिन जब साउथ चाइना सी की बात आती है तो चाइना अननेसेसरी कब्जा कर लेता है। वहाँ पे एक 9 डैश लाइन बनाई हुई है। 9 डैश लाइन मतलब बोल रहा है कि ये मेरे आइलैंड्स हैं और ये यहाँ पे, इसलिए मेरा जो टेरिटोरियल वाटर है उसकी लिमिट एक्सटेंड हो जाती है पार्सली। और ये कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स चाइना ने क्रिएट किए हुए हैं साउथ चाइना सी में। बहुत पहले पिछले फिलीपींस की और चाइना की लड़ाई हुई थी, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, उन्होंने चाइना के खिलाफ फैसला सुनाया। पहले 2015 में गए थे, कई सालों तक वो चलता रहा, लगभग 10 साल चला। चाइना के खिलाफ डिसीजन आया 2015 में, शायद डिसीजन आया था, चाइना के खिलाफ डिसीजन आया। चाइना बोला नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इस डिसीजन को, ये वेस्टर्न डोमिनेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन में। और पहले लड़ता रहा, पहले उलझाई रखा, और तब तक आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर लिए। बहुत खेला है साउथ चाइना सी में। दीज आर द मिसलेनियस कन्वेंशंस, लाइक हेग कन्वेंशन पूछ लें, मैच द फॉलोइंग में पास में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं ट्रीटी है लॉज ऑफ वॉर के बारे में, इंटरनेशनल लीगल कोऑपरेशन के बारे में, जहाँ पे चाइल्ड अबडक्शन के इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। तालानोवा डायलॉग पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है, इंट्रोड्यूस हुई COP23 में 2017 में, कि क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स को रिव्यू किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। अंडर 2 कोएलिशन, एक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ स्टेट एंड रीजनल गवर्नमेंट कमिटमेंट एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है कि 2 डिग्री से नीचे रखा जाए। क्लाइमेट ग्रुप 2003 में स्थापना हुई, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नेट जीरो कार्बन 2050 तक इसका टारगेट है, भारत का 2070 तक है। ईपी 100 इनिशिएटिव पेपर में दे देगा, ये इंटरनेशनल एजेंसी, एनर्जी एजेंसी का इनिशिएटिव है, नहीं, ये क्लाइमेट ग्रुप लीड करता है इसको। और ये वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसका पार्ट है। इसका मेन फ़ायदा है कि सबको एक साथ लेके आना, और 100 एनर्जी स्मार्ट बिजनेस टू ड्राइव द क्लाइमेट एक्शन। तो ये कुछ था, आप देख लेना। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे जाने से पहले एक देख लेते हैं ISA, ये बची हुई है, इसकी स्लाइड नहीं आई, मुझे याद आ गया सडन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। लॉन्च हुआ था 2015 में। किसने लॉन्च किया था? इंडिया और फ्रांस ने मिलके, तो फाउंडिंग मेंबर था इसका, इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव था, और मेनली सोलर एनर्जी को लेके था। और एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है इंडिया में, गुरुग्राम। गुरुग्राम क्यों बोलते हैं इस एरिया को, गुड़गांव या गुरुग्राम? ये जो द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनका गांव था ये, उनके नाम पे रखा गया है। तो इसका एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि टुवर्ड्स 1000
स्ट्रेटजी, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? क्वार्ट्ज 1000 स्ट्रेटजी, तो ये है ISA से रिलेटेड। इसमें क्या है, इसमें फर्दर पॉइंट्स हैं। इसमें मेनली बात की गई है कि मोबिलाइज़ करना होगा, तो मोबिलाइज 1000 बिलियन $US एज एन इन्वेस्टमेंट, किसमें? सोलर एनर्जी में बाय 2030 230 तक $1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी सोलर एनर्जी में। इसके अलावा जो एनर्जी एक्सेस है वो प्रोवाइड करवाना होगा 1000 मिलियन पीपल तक, और उसमें भी क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। इसके अलावा इंस्टॉल करना होगा 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी। ये एग्जैक्ट लाइन्स आ सकते हैं, ये पास्ट में ये वाला एग्जाम में आया हुआ, UPSC के एग्जाम में आया हुआ ये वाला। इसके अलावा मिटिगेट करना होगा, टू मिटिगेट ग्लोबल सोलर एमिशन, जो CO2 वाला है, टू द टोन ऑफ 1000 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एवरी ईयर, हर साल इतना कम करना होगा। इसी से जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड। रेगुलर सबमिट होती हैं इसकी, हम पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज़ को। पहले ये बोला गया था जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच की जो कंट्रीज़ होंगी वही ISA का पार्ट बन सकती हैं। अब तो 100+ कंट्रीज़ इसका पार्ट बन चुकी हैं, अब ये क्लोज हटा दिया गया है, ओपन टू एवरीवन है अब इसका मेंबर बनना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ISA के बारे में देखा। अब ये जिसने वीडियो सुनी होगी उसी को ये पता चलेगा क्योंकि स्लाइड्स में ये है नहीं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ तक पहुँचा है तो फिर उसको कुछ स्पेशल भी तो मिलना चाहिए मेहनत कर रहे हैं, तो बस सडन माइंड में आया तो बताया आपको। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, चाइना का प्रोजेक्ट है, 2013 में स्टार्ट किया, 100+ कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। इसमें सिल्क रोड इकोनॉमिकल बेल्ट की बात भी होती है, मैरीटाइम सिल्क रोड की बात होती है, मतलब रोड कनेक्टिविटी की भी और मैरीटाइम कनेक्टिविटी की भी। और इसके तहत डेट ट्रैप डिप्लोमेसी फेमस है, कीवर्ड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कि चाइना ये खेलता है कि आसपास उलझा लो, जैसे श्रीलंका है यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, है ना, और फिर बाद में मैंने बताया था ना कि किसी प्रोजेक्ट में बोल दो कि मैं पैसे लगाऊंगा, वहाँ से आउटपुट आता नहीं है, फिर उस कंट्री को मजबूरन पैसे मांग लेता है, फिर उसकी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इसके अलावा जैसे ये देखो, ये कहीं ना कहीं इंडिया को यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा, जब पोर्ट्स बनाएगा और बाद में जब इनको खुद ले लेगा, तो इसको अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली इसको बोला जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, कि भारत को ऐसे घेर लो इस तरीके से चारों तरफ से कि कल को अगर वॉर होती है भारत के साथ तो इसको चारों तरफ से अटैक करो। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी वेरियस प्रोजेक्ट्स चलाए हुए हैं, और उसके तहत हम इनके आसपास ही, जैसे इसने ग्वादर पोर्ट किया तो हमने ईरान में चाबार पोर्ट डेवलप किया, सेम हमने भी यहाँ पे वेरियस पोर्ट्स डेवलप किए, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे हमने फोकस किया, IMEC इज़ देयर। तो वो है नेकलेस, ये अनऑफिशियल कीवर्ड्स हैं, नेकलेस ऑफ डायमंड। ये इंडिया की पॉलिसी है कि भाई उसको काउंटर करने के लिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए। तो ये चाइना का इनिशिएटिव है, इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। कुछ एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे थे कि इंडिया को इसे ज्वाइन करना चाहिए, इससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आएगी, लेकिन इंडिया ने इसको ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका प्रोजेक्ट का एक पार्ट CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से होके वो गुजर रहा है, और इंडिया का ये कहना है, ये अभी होगा यहाँ पे, ये रहा, इसमें प्रॉपर नहीं दिखाया हुआ, ये इससे होके गुजर रहा है, इसके कुछ लिंक है इससे। तो ये पाक एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा हुआ है, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है ये पता है। अब यहाँ से कोई प्रोजेक्ट आप निकाल रहे हो, इंडिया कह रहा है मेरा एरिया है, मुझसे पूछ नहीं रहे हो। चाइना और पाकिस्तान आपस में डील कर रहे हैं कि जिनजियांग को ग्वादर पोर्ट से जोड़ेंगे और ऐसे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इन सब में मेरी सोवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क है, ये मेरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क है ये। तो इंडिया ने कंसर्न जाहिर किया और इंडिया इसलिए इसका पार्ट नहीं बना ड्यू टू CPEC। इंडिया बोला ये हटा लो, मैं पार्ट बन जाऊँगा इस चीज़ का। ये हटाए नहीं रहे, ये जानबूझ के कर रहे हैं इसको, तो मतलब मेन मकसद कुछ और है इस चीज़ का। चाइना सुपर पावर बनना चाहता है और उस चीज़ में इंडिया को भी काउंटर करना है। इंडिया एज एन ऑब्स्टेकल है उसमें सुपर पावर बनने में, कि जो 21st सेंचुरी है वो एशियन सेंचुरी है, उसमें मेजर पावर जब एशिया की बात आती है तो कौन है? यही सब कंट्रीज आती हैं, उसमें चाइना और इंडिया, उसको काउंटर करने के लिए। इसी चीज़ के लिए ये भी एक है, पास्ट में एग्जाम में आ चुका है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई ईरान, इंडिया और रशिया द्वारा। यह भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है कि मुंबई से होते हुए और फर्दर इस चीज़ को जोड़ेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग
और मीनवाइल इसको यूरोप से भी कनेक्टिविटी इंश्योर करेंगे, ठीक है। तो ये भी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जिसमें आप रोड का भी इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, वाटरवेज का भी इस्तेमाल कर रहे हो, और इस तरीके के प्रोजेक्ट को बोलते हैं जिसमें मल्टी मॉडल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ट्रैक बन रहे हैं। तो बस ये आइडिया होना चाहिए इसके बारे में कि ये स्टार्ट हुआ था और ऐसे यूरोप के कनेक्टिविटी मॉडल है, इंडिया उसका पार्ट है। यही क्वेश्चन आए हुए हैं, वो बहुत ईजी कैटेगरी क्वेश्चन होते हैं। अभी बताऊंगा एक क्वेश्चन, पहले देखो आईमैक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी आपको बताया था ना G7 में PGII पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और बोला था कि $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। तो G7 G20 का ही पार्ट है। तो G20 की जब मीटिंग हुई 2023 में, तो इन्होंने कहा कि एक नया मॉडल प्रस्तुत किया आईमैक इस ईयर कि इंडिया को UAE होते हुए जॉर्डन, इजराइल और फिर इससे यूरोप से जोड़ेंगे। तो ये रास्ता रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन आएगा, जॉब क्रिएट होंगी, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा, जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा बोला जाता है जो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, आईमैक है, दे आर द काउंटर पॉइंट ऑफ द BRI। ऐसा चाइना का ही बोलना है, और कुछ एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं और कुछ हद तक सही भी है, लेकिन सरकार ऐसा कभी बोलती नहीं है इस चीज़ को। अनदर इज द BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनिशिएटिव, कनेक्टिंग है कि जो नेबर्स को आपस में तोड़ने की बात है। जो बिम्स्टेक से निकले हुए देश हैं, ये बिम्स्टेक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर, तो ये मेंबर कंट्री हैं। नवंबर 2014 में इसकी फर्स्ट समिट हुई और ये एग्रीमेंट पे बात हुई। इंडिया इसका मेंबर है ताकि बेटर कनेक्टिविटी हो सके, ट्रेड बढ़िया हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, रीजनल कोऑपरेशन बढ़े, प्रोस्पेरिटी आए। अनदर कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट 2 बार पूछ लिया, CAPF में PYQ है और अभी CSC में आया। अभी CSC में क्वेश्चन आया, आपके सामने बताता हूँ कि इंडिया और एशियान नेशन का कौन कौन सा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है। ऑप्शंस में 3 ऑप्शन थे, एक था कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, एक था इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, और एक था अगरतला अखोरा रेल लाइन। अब जिसको ये पता होगा कि एशियन मेंबर्स कौन है, भाई ये तो बांग्लादेश का है, तो ये तो हट ही गया। तो जब ये हट गया तो ऑटोमेटिकली आंसर निकल जा रहा था उसका, क्या भाई एशियन मेंबर्स में कौन है, म्यांमार आता है क्या, यस, थाईलैंड आता है क्या, यस। तो ये दोनों आंसर थे उसके। तो ये, और पास्ट में CAPF में क्वेश्चन आया था कि कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है, तो इंडिया म्यांमार के बीच में है। कालाधन रिवर का नाम है, और सीतवे पोर्ट से कनेक्ट करेंगे कोलकाता पोर्ट को, रास्ता ऐसे हो ताकि कनेक्टिविटी इंश्योर हो सके। हमें नॉर्थ ईस्ट को भी गेटवे ऑफ एशियन नेशंस भी बोला जाता है ना। और इसीलिए ये फर्दर हम जो अभी मैंने जो आपको बताया इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे, तो मोरे जो मणिपुर है उसको कनेक्ट करेंगे थाईलैंड से, म्यांमार से होते हुए ये रास्ता रहेगा। और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑलरेडी मैंने बता दिया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना है, कल्चरल चीज़ों पे फोकस करना है, और सिक्योरिटी इज़ द मेन पॉइंट। स्ट्रेटेजिक जो फैक्टर है उसको फोकस कर रही है सरकार इस चीज़ पे, और इंडिया कंटिन्यूसली फोकस कर रही है कि हमें एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन हो जाए हमारे बीच में, ताकि बढ़िया ट्रेड हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वही लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़े, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़े, टूरिज्म बढ़े। और नेक्स्ट इज द अगरतला अकोरा, ये भी पास में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या है, किन कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया बांग्लादेश के बीच में रेलवे लाइन है, डिस्टेंस को शॉर्ट करेगी, दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाएगी। जब से शेख हसीना वाला केस हुआ है, बांग्लादेश के साथ अब रिलेशन अच्छे नहीं है। म्यांमार में जब से मिलिट्री coup हुआ है 2021 में, तब से वो अच्छा नहीं है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, या जो नेबरहुड की डिप्लोमेसी है, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में डिफिकल्टी फेस कर रही है, और इस पर फर्दर क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो ये पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में काम कर भी रहे हैं या उस पर चेंज करने की आवश्यकता है। इस पर भी क्वेश्चन आया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। उसमें पूछा कि मान लो कि कोई जहाज को निकलना है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, तो किन कंट्रीज से होते हुए निकलेगा। तो मतलब नेबरिंग कंट्री पूछ रहा है। उसमें ऑप्शन में इजिप्ट भी थी, तो इजिप्ट कहाँ है, इसमें इजिप्ट है ही नहीं, एलिमिनेट हो गया उस चीज़ में। और सीरिया भी था, सीरिया भी नहीं है। तो पहले तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। स्टेट मतलब जो 2 वाटर बॉडीज़ को, बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करे, एक नैरो पास, वो स्टेट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज किस चीज़ को करती है, पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को। और कंट्रीज़ अब देख ही पा रहे हैं आप, ये अगर पर्शियन गल्फ की बात करें ये कंट्रीज़ हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो यहाँ पे ये ईरान, ओमान, इनकी बात हो रही है। और ओवरऑल मान लो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि एक जहाज यहाँ से चलेगा और उसको यहाँ जाना है, तो कौन सी कंट्री रास्ते में आएंगी, तो ये बता सकते हैं इसके नज़रिए से। ईरान ने यहाँ पे चोक पॉइंट बना रखा है, इसको चोक कर दिया है इस चोक पॉइंट को, जिससे ये एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस आ रखी हैं। एनर्जी क्राइसिस आएंगी तो ऑटोमेटिकली कंसर्न बढ़ेगा किसी भी कंट्री के साथ। हमने देखा कि जो प्रोजेक्ट्स थे अदर कंट्रीज़ के साथ, वो भी पूछ लिए उसने। मैं पेपर 2 में भी पढ़ा हुआ है, मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान के साथ हम करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। अभी CSC में वो क्वेश्चन था। बबल मंदेब, अब इसमें भी वही क्वेश्चन बनते हैं कि किन दो बॉडी को कनेक्ट करता है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को।
अभी एग्जैक्ट यहाँ की कंट्री पूछ ले तो यमन इज़ देयर, जिबूती इज़ देयर, रिटेरिया इज़ देयर, ये 3 हैं। इसको गेट ऑफ टीयर्स भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपकी तैयार होती जा रही हैं। ऑपरेशन संकल्प है इंडियन नेवी का। स्टेट ऑफ मलक्का इज़ देयर, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि शॉर्टेस्ट सी लिंक है इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करने के लिए। इसमें वेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, और इंपॉर्टेंट है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। अंडमान सी से होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का आएगी, फिर सिंगापुर स्टेट आएगी और फिर साउथ चाइना सी आएगा। हम देख रहे हैं कि इतना ट्रेड होता है यहाँ से, इसको चोक कर दें तो चाइना हिल जाएगा। हालांकि BRI इसलिए डेवलप कर रहा है वो, ताकि वो इस अगर मान लो इन फ्यूचर यहाँ दिक्कत आए तो उसको काउंटर कर पाए। और हमने इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भी बना रखे हैं अंडमान निकोबार में, नियरेस्ट वही पड़ता है। तो ये जब कंट्रीज़ की बात हो तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं इस चीज़ में। तो ये हमने देखा स्टेट ऑफ मलक्का। तो ये था हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। PDF आपको मिलेगी AVKS के ऐप पे, फ्री PDF के सेक्शन में। दोस्त अब यहाँ तक पहुँचे हो तो अपने आप को एक्सप्रेस करने से मत रोकना, आप कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि कैसा लगा ओवरऑल सिस्टम, कैसी रही वीडियो, सीखा नहीं सीखा, और क्या और चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। आपके जो वर्ड्स हैं वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मुझे भी पुश करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में हो रही हैं अबाउट AVKS। अब तो 11 साल होने वाला है ये, और इट शोज़ और एक्सपर्टीज़ और स्पेशलाइजेशन, ये और पास्ट रिकॉर्ड इज़ देयर। जय हिंद एवरीवन, टेक केयर।